मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं संजीव कुमार प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो सभी की डिमांड थी, सभी की ख्वाहिश थी कि गुरुजी क्लास 11th के लिए भी तो वन शॉट शुरू कर दो। तो आपके लिए आ चुका है क्लास 11th का पहला वन शॉट, वो भी किसका, चैप्टर नंबर फर्स्ट, डेट इज हमारा सेट या फिर सेट थ्योरी का। तो कैसे हैं मेरे सभी लाडले और लाडलियां, बताइए भाई कैसे हैं मेरे सभी लाडले और लाडलियां, और कैसी चल रही है सभी की पढ़ाई। तो आज की कक्षा में और आज की क्लास में हम सेट का करेंगे खल्लास। क्या करेंगे, सेट का करेंगे खल्लास। एक ही क्लास में कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट कैप्सूल मिलने वाला है। यानी इस पूरी क्लास में आपको सेट के कंसेप्ट, सेट की थ्योरी और जितने भी हमारे एमपी बोर्ड के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चन, यानी फुल पैकेज, यानी फुल पैकेज आपको इस क्लास के अंदर क्या है, मिलने वाला है। तो शुरू करें बेटा। तो एक बार देखते हैं कि इस क्लास में क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या क्या हमारे चर्चा के विषय रहने वाले हैं, यानी हम किन किन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सेट क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड टाइप्स ऑफ सेट, एंड टाइप्स ऑफ सेट। इसके अलावा सबसेट एंड पावर सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स। गुरुजी ऑपरेशन ऑन सेट बायो भी पढ़ाओगे क्या? नहीं बेटा, मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एंड डी मॉर्गन लॉ। एंड फाइनल हम देखेंगे समरी, यानी पूरे चैप्टर को लास्ट में 2-3 मिनट में हम रिवाइज करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करें। ये बेटा जो वन शॉट सीरीज है ना, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। यानी आपने क्या करा, आपने पूरा चैप्टर काफी लेक्चर्स में यानी 5-6 क्लास में पढ़ा बैच के अंदर, या अगर कोई भी अगर आउटसाइडर भी देख रहा है जिसने हमारे से बैच नहीं भी लिया है, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद देने वाला है। यानी हम एक क्लास के अंदर पूरा चैप्टर समझ सकते हैं, पूरे चैप्टर की एक समझ डेवलप कर सकते हैं। तो शुरू करें बेटा पहला टॉपिक। तो पहले हम देखते हैं कि सेट होता क्या है। गुरुजी सेट होता क्या है? गुरुजी सेट क्या होता है? वो वाले सेट की बात कर रहे हो क्या? मैं कहूंगा नहीं, वो वाले सेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो वाले सेट की बात बेटा नहीं कर रहे हैं। पर क्या ऐसा ही सेट शब्द आपने पहले कभी नहीं सुना होगा? मैं आपके सामने कुछ कर रहा हूं, गुरुजी ये क्या कर रहे हो? गुरुजी ये क्या कर रहे हो? ये कौन सी एक्शन दिखा रहे हो? मैं कहूंगा मैं अपने बाल सेट कर रहा हूं। तो गुरुजी ये वाला सेट करना और ये वाला सेट सेम ही है क्या? आपने सुना होगा माहौल सेट कर देंगे। हम जब दोस्तों के साथ अपनी मंडली के साथ होते हैं तो क्या कहते हैं, माहौल सेट कर देंगे। मतलब ऐसा तो नहीं है लाडलो कि ये जो सैड वर्ड है, सैड शब्द से, इससे आप अनजान हो या जानते नहीं हो। आपने सुना तो है, जैसे आप जब स्कूल से आए तो आपने अपने मोजे इधर फेंके, जूते इधर फेंके, किताबें वो फेंकी, बैग उधर फेंका, सब कुछ इधर उधर फेंका। फिर आती है मम्मी, और मम्मी ने लगाए आपके दो, कहा बेटा सबको सेट करके रख, सबको सेट करके रख। तो सेट का क्या मतलब है, मैथमेटिक्स में सेट का क्या मतलब है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल जैसे लेता हूं, फिर मैं आपको एक सेट की प्रॉपर डेफिनेशन से समझाऊंगा। मैंने कहा, क्या कहा गुरुजी आपने, क्या कहा? मैंने कहा भाई एक काम कर, एक कलेक्शन ले। गुरुजी कलेक्शन किसका ले लूं? तो मैंने कहा एक काम कर भाई, कलेक्शन ले ले बुक्स का, कलेक्शन ले ले बुक्स का, कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो गुरुजी कलेक्शन ऑफ बुक्स को सेट कहेंगे क्या? मैंने कहा एक बात बता, यहाँ पे जो मैं कलेक्शन ले रहा हूं, क्या मैंने, यानी जो यहाँ पे मैं कलेक्शन ऑफ बुक्स ले रहा हूं, क्या मैंने स्पेसिफाई किया कि कौन सी बुक्स? क्या मैंने स्पेसिफाई किया कौन सी बुक्स? नहीं ना। तो क्या गुरुजी सारे कलेक्शन, क्या गुरुजी सारे के सारे कलेक्शन सेट होते हैं? इसी चीज की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों ने एक डेफिनेशन बनाई। क्या डेफिनेशन बनाई? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कलेक्शन तो है गुरुजी, कलेक्शन तो है, बट वेल डिफाइंड। कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। बट ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसमें कोई डाउट ना हो, कोई एम्बिग्यूटी ना हो कि ये एलिमेंट इसमें आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, यानी जो बच्चे क्लास 11th में हैं उनका सेट बनाओ, उनका कलेक्शन लो, यानी कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो यहां पे ये चीज क्लियर है, क्लियर कट, कट टू कट क्लियर है कि इसमें सिर्फ वही बच्चे आएंगे जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। ऐसा जो बच्चा नहीं आएगा, जो 12th में हो वो भी नहीं आएगा, जो 9th में हो 10th में हो वो भी नहीं आएगा।
यानी जब किसी चीज को अच्छे से डिफाइन कर दिया जाए कि कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन का पार्ट होगा, कौन सा एलिमेंट इस कलेक्शन का पार्ट नहीं होगा, उस कलेक्शन को कहा जाता है मेरे लाडले सेट। यानी क्या मतलब हुआ, यहां से एक रिजल्ट निकला, एक कंक्लूजन निकला, क्या सारे के सारे कलेक्शन सेट होंगे या सारे के सारे सेट कलेक्शन होंगे। यहां से दो कंक्लूजन निकलेंगे, क्या सारे के सारे कलेक्शन सेट हैं, मैं कहूंगा नहीं है, बट सारे के सारे सेट कलेक्शन है। क्योंकि कलेक्शन को सेट बनने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है, डेट इज वेल डिफाइंड। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो जाता तो ये सेट हो जाता। गुरुजी कुछ एग्जाम्पल से समझाओ, गुरुजी कुछ एग्जाम्पल से समझाओ, तो मैं कहूंगा ये ले एग्जाम्पल, ये ले एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है और वो क्या कहता है, कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स। कलेक्शन ऑफ इवन नंबर्स, कैसे नंबर्स हैं गुरुजी? इवन नंबर्स हैं। तो आपको भैया सीधे सीधे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इवन नंबर्स, यानी कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे नंबर्स आएंगे और इनका बना लो एक कलेक्शन, इनका बना लो एक कलेक्शन, इनका बना लो एक झुंड, एक ग्रुप बना लो। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसने पहले चिल्ला चिल्ला के बोल दिया भैया इवन नंबर ही लूंगा मैं, तो इसका मतलब ये सेट है, ये सेट का एग्जाम्पल है। क्लियर हुआ? अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कलेक्शन ऑफ बेस्ट टीचर। ओ वाओ, यानी बेस्ट टीचर का कलेक्शन। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप एक बात बताओ, मान के चलो एक मेरा लाडला है चिंटू, मेरा एक लाडला है चिंटू, वो कहेगा गुरुजी बेस्ट, मेरे लिए तो बेस्ट कोई और टीचर है, यानी और मेरा दूसरा लाडला पिंटू, वो कह रहा नहीं ये वाले टीचर मेरे लिए बेस्ट हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे बेस्ट होने की डेफिनेशन नहीं दी, आपने यहाँ पे बेस्ट होने की डेफिनेशन नहीं दी, यानी किस स्केल पे आप उसको बेस्ट बोल रहे हो, कुछ पॉइंटर तो दो। यानी यहाँ पे बेस्ट होने की डेफिनेशन नहीं दी, यानी ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हुआ। अब कुछ बच्चों के लिए बेस्ट टीचर अलग होंगे, कुछ बच्चों के लिए बेस्ट टीचर अलग होंगे, तो उनका कलेक्शन अलग बना, उनका कलेक्शन अलग बना। मैथमेटिक्स कहती है नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा, आप अलग कलेक्शन नहीं बना सकते, आप अलग कलेक्शन नहीं बना सकते। इसका मतलब ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये कलेक्शन तो है, ये कलेक्शन तो है बट सेट नहीं है, ये कलेक्शन तो है बट सेट नहीं। एक और बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ ऑल आईपीएल विनर्स। इस एग्जाम्पल को मैं हर जगह लेता हूं, जब भी मैं सेट पढ़ाता हूं तो इस एग्जाम्पल को जरूर लेता हूं कि सारे के सारे आईपीएल विनर्स का सेट बनाओ। अब कुछ लोगों को क्या होगा, क्रिकेट याद आने लगेगा, कुछ लोगों को क्या होगा, क्रिकेट याद आने लगेगा, कुछ सीएसके के फैन है, कुछ आरसीबी के फैन है, कुछ एमआई के फैन है, कुछ किसी के फैन है, बट यहां क्लियर लिखा है भाई आईपीएल विनर्स का। तो पहला आईपीएल विनर्स कौन था? गुरुजी राजस्थान रॉयल्स। उसके अगले साल भी कोई विनर्स होगा, उसके अगले साल भी कोई विनर्स होगा, और इस तरह से करते करते इस साल कौन जीता है? आरसीबी। तो ये भी तो एक कलेक्शन बना, और यहां फिक्स कर दिया था, यहां डिफाइन करा था भैया आईपीएल विनर्स लेने हैं, तो ये कलेक्शन सेट है, ये कलेक्शन सेट का एग्जाम्पल है, ये कलेक्शन सेट का एग्जाम्पल है, क्योंकि यह चीजों को डिफाइन किया गया, अच्छे से बताया गया कि हाँ भाई इसमें सिर्फ वही टीम्स आएंगी जो अभी तक आईपीएल जीती है, जो टीम आईपीएल नहीं जीती है वो नहीं आएंगी, ये भी डिफाइंड है, क्योंकि विनर्स का पूछा है। अगर कलेक्शन ऑफ आईपीएल लूजर्स पूछता तो, अब गुरुजी लूजर्स का क्या मतलब है? जो फर्स्ट जो सेकंड पे आए या ग्रुप स्टेज से बाहर हुई क्या? तो वहां चीजें फिर कंफ्यूजन वाली होती है, और जहां कंफ्यूजन वाली चीजें हुई, सेट कहता है भैया तुम दूर जाओ, हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, अगला है कलेक्शन ऑफ ऑल द वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जितने वॉवेल्स होते हैं उनका कलेक्शन लो। अब वॉवेल्स क्या होते हैं? अब कुछ को तो पता है, वॉवेल्स भी नहीं पता होंगे। अरे मैं पूछूं कि एबीसीडी याद है? गुरुजी एबीसीडी हाँ पढ़ी तो थी बचपन में, तो मैं कहूंगा चलो सुनाओ, मैं कहूंगा चलो एबीसीडी सुनाओ, सुनाओ भाई। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एंड सी फॉर चाय, सी फॉर चाय। तो एबीसीडी ये जो सारे कलेक्शन है, ए से लेके जेड तक, इनको क्या बोला जाता है? अल्फाबेट। इसमें वॉवेल्स निकालो, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? इसमें वॉवेल्स होते हैं भैया ए, ई,
आई ओ एंड यू। तो ये भी एक कलेक्शन है और ये कलेक्शन बेटा सेट का एग्जाम्पल है। ये कलेक्शन बेटा सेट का एग्जाम्पल है। अगला है कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब कोई कहेगा भैया हमारे तो सारे के सारे टॉपिक्स सॉरी हमें तो सारे के सारे टॉपिक्स ही डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, बट सेट का एग्जाम्पल वो भी है। सेट का तो एग्जाम्पल वो भी है। अब देखो, डिफिकल्ट होने की परिभाषा, डिफिकल्ट होने की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया। किस बेसिस पे डिफिकल्ट है? वो लेंथ ही ज्यादा है, या उनका कुछ अप्रोच ज्यादा अच्छा, मतलब अप्रोच ज्यादा हायर लग रहा है, आउट ऑफ सिलेबस है क्या? डिफिकल्ट होने की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। ये कलेक्शन है, कलेक्शन है। भाई देखो, मैथमेटिक्स इतनी बड़ी ब्रांच है, मैथमेटिक्स इतनी बड़ी ब्रांच है, तो आप कैसे करके डिफाइन करोगे कि ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये टॉपिक इजी है, ये टॉपिक मॉडरेट है? कैसे करके, कैसे डिसाइड करोगे लाला? कैसे डिसाइड करोगे? यानी यहां भी आप वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बोलोगे, और अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो फिर वो सेट भी नहीं है। क्लियर है? चलो, अगला है एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल को भी मैं अगर अपनी हर क्लास में लेता हूं सेट की, डेट इज कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ क्लास 11th। यानी क्लास 11th की सुंदर सुंदर कन्याओं का कलेक्शन। गुरुजी कैसी बातें करते हो आप? यानी क्लास 11th की, यानी आप जिस क्लास में हैं उसकी सारी सुंदर सुंदर कन्याओं का कलेक्शन बना लो। गुरुजी ये तो पक्का सेट है। कुछ कहेंगे गुरुजी ये तो पक्का सेट है। मैं कहूंगा अगर पक्का सेट है तो मुझे एक्सप्लेन करो कैसे। अब मान के चलो एक एक लाडला है कोई, गुगलू। गुगलू के लिए सुंदर कन्याएं अलग अलग हैं, उसके लिए ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, वो भी सुंदर है, सब सुंदर है। उसकी निगाहों में सुंदर सब है, तो उसका कलेक्शन ये बना। एक दूसरा है मुगलू, उसको लग रहा है नहीं ये वाली सुंदर है, ये वाली ना, ये वाली नहीं है, ये वाली सुंदर है, ये वाली सुंदर है, ये वाली नहीं। तो उसका कलेक्शन कुछ और बना। एक तीसरा कोई और आया, उसका कलेक्शन कुछ और बना। एक चौथा आया मेरी तरह, वो कह रहा नहीं 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 नहीं, कोई सुंदर नहीं है, ये सब मोह माया है, तो मेरे लिए कलेक्शन बना ही नहीं। तो यहां पे सुंदर होने की, यानी ब्यूटीफुल होने की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया है कि ब्यूटीफुल होता क्या है, सुंदरता है क्या। किसी के लिए सुंदर होना रंग से, यानी कलर से, वो देखेगा ये गोरा है, अच्छा ये सुंदर है। कोई देखेगा नहीं ये मीठा बोलता है, बहुत बड़े बड़े प्यार से बात करता है, इसके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है, तो उसके लिए वो बंदा सुंदर हो गया। तो जब किसी चीज की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया जाए, यानी वो चीज उसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी, जहां पे इस तरह की चीजें कंफ्यूजन में हो, वो सेट का एग्जांपल नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन है, ना कि सेट। तो सेट कोई अलग चीज नहीं है। सेट मैथमेटिक्स की डेफिनेशन में कलेक्शन ही है, बट वेल डिफाइंड। तो कभी भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेट, सिंपल सी एक लाइन की पुरानी सी डेफिनेशन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट को हिंदी में क्या कहते हैं? सेट को हिंदी में कहते हैं लाडले समुच्चय, यानी सुपरिभाषित। आगे जानते हुए आप लगा लेना अपने आप, ठीक है? यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो आई थिंक सेट की चीजें, यानी सेट क्या होता है, सेट से आप क्या समझते हैं, सेट कैसा दिखता है, वो सारी चीजों में आप थोड़ा बहुत चीजों को आप समझ गए होंगे, ठीक है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, कि सेट को कैसे करके गुरुजी रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। देखो जैसे मान के चलो, कुछ रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। आप हो बहुत खुरापाती, आप हो बहुत खुरापाती, या हो आप बातूनी, आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं। तो अब आप अपने विचारों को कैसे करके रिप्रेजेंट करोगे? तो आपने लगाया अपने दोस्त को फोन, हाँ भाई सुन, आपने सारी बातें उसको बक दी, यानी कॉल की हेल्प से। आपने सोचा नहीं यार, ऐसे वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो आपने वीडियो कॉल पे सारी बातें बता दी, आपने टेक्स्ट पे सारी बातें बता दी। यानी किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, फॉर्म्स होती हैं। ऐसे ही सेट को रिप्रेजेंट करने के टोटल दो तरीके हैं, जिसमें पहला बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। क्या बोला जाता है? रोस्टर फॉर्म। इसी का दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म। और जो दूसरा तरीका होता है फॉर्म नंबर 2, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसी का नाम है, क्या है दूसरा नाम इसका, ढूंढ के मुझे आप कमेंट में बताना इसका दूसरा नाम क्या है। यानी मेन जो है वो है रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होती है रोस्टर फॉर्म? रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एलिमेंट्स को
कॉमा लगा के लिखा जाता है, कॉमा लगा के लिखा जाता है इस तरह से। और बाहर क्या करते हैं, इस तरह से दो करली ब्रेकेट लगा देते हैं, इस तरह से दो करली ब्रेकेट लगा देते हैं। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। यानी रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाते हैं, बाहर दो पहरेदार, दो बॉडीगार्ड खड़े कर देते हैं जो कि इनकी सिक्योरिटी में खड़े हुए हैं। तो ये जो फॉर्मेट है, ये जो लिखने का फॉर्मेट है, इसको बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। गुरुजी एग्जांपल दो। जैसे जैसे मैंने कहा ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, यानी कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवेल्स। ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। मैंने क्या करा, सारे एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगाया, बाहर तो कर्ली ब्रैकेट लगा दी। तो ये जो फॉर्म कहलाती है, जो फॉर्मेट कहलाता है बेटा, रोस्टर फॉर्म। अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि भैया देखो, चीजें तुम लिखो तो मेरे में ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट भी लगाओ, सारी चीजें लिखो। सबसे पहले एक एलिमेंट को डिफाइन करते हैं, डेट इज एक्स। फिर एक सिंबल लगाते हैं, इसको बोलते हैं सच डेट। क्या बोलते हैं, सच डेट। और यहां लिखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। यानी एक्स क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ऐसे करके लिख के दिखाऊं तो ये होगा ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अल्फाबेट। यानी देखो, दोनों चीजें हैं सेम ही। यहां एक्स की प्रॉपर्टी से बताया कि भैया इसमें बहुत सारे एक्स आएंगे, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, एक्स सच डेट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी ये वो सारे एक्स का कलेक्शन है जो इंग्लिश अल्फाबेट में तो हैं बट वॉवेल है। तो भैया वॉवेल होते तो यही है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एलिमेंट सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है, बस लिखने का तरीका अलग है। एक मेरे लाडले ने बड़ी अच्छी बात कही थी जब मैं उदय बैच में पहली बार पढ़ाया था, कि गुरुजी रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को बड़े सीधे सीधे से आसानी से लिखा जाता है, सुलझा सुलझा के, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में चीजों को थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मैंने कहा बहुत बढ़िया। देखो यहाँ चीजों को बिल्कुल आसानी से सीधे सीधे लिख दिया कोमा लगा के, यहाँ वही बात को घुमा फिरा के लिखा है, यहाँ वही बात को घुमा फिरा के लिखा, मतलब तो भाई वही है ना, बट लिखा जाता है, बट लिखा जाता है। तो समझ में आया कि व्हाट इज रोस्टर फॉर्म एंड व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। डन है, चलो अब इन पे बेस्ड एक दो सवाल करते हैं। क्या सवाल करेंगे गुरुजी, देखो, राइट द फॉलोइंग इन द रोस्टर फॉर्म। आपको इस फॉलोइंग सेट को किस में लिखनी है, रोस्टर फॉर्म में। ए इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लेस देन 7 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यानी वो सारे एक्स ले लो जो पहली चीज इंटीजर है, दूसरी चीज 7 से छोटे हैं एंड -3 से बड़े हैं या इक्वल है। चलो नंबर लाइन पे समझे, चलो नंबर लाइन पे समझते हैं इस कहानी को। मैंने एक नंबर लाइन बना ली, दिस इज माई नंबर लाइन। गुरुजी व्हाट इज नंबर लाइन, ऐसी लाइन जिसपे नंबर हो उसको नंबर लाइन कहते हैं। चलो मैंने कहा ये मेरा 0 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7, और इसको यहीं बंद कर दिया। दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -4, और इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो हमसे बोला गया है, क्या बोला गया है गुरुजी आपसे, हमसे बोला गया है वो सारे एक्स ले लो जो -3 के इक्वल हैं या उससे बड़े हैं। तो -3 के इक्वल है उससे बड़े, यानी ये वाला नंबर तो आएगा, और इंटीजर्स हैं तो ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा। क्योंकि 7 तक बोला है, नहीं बेटा 7 पे इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो इसका मतलब 7 से छोटे, मतलब 7 नहीं आएगा। 7 से छोटे डेट इज 6 तक की चीजें आएंगी, 7 नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो चीजें हैं, यानी इस पूरे सेट को मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, इसके एलिमेंट को मैंने लिस्ट कर दिया, लिस्ट की फॉर्म में लिख दिया। कौन से, देखो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। समझ में आया, चलो सेकेंड एग्जाम्पल, एक्स सच डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अच्छा पहली बात, वो नेचुरल नंबर है, लेस देन 6, यानी 6 से छोटे नेचुरल नंबर लिख दो, लिख दो भैया 6 से छोटे नेचुरल नंबर।
1। अब कुछ नालायक क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। अरे भाई नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। व्हाट आर नेचुरल नंबर? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो पहला सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1। दैट इज 1 2 3 4 5। अब आपको गुरुजी 6 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि भैया यहाँ पे सिर्फ लेस देन लिखा है। अगर लिखा होता लेस देन इक्वल टू 6 तो मैं 6 को भी लेता। ठीक है, ठीक है, यहां तक की कहानी। चलो ई में क्या है? अच्छा यहाँ ये ब्रैकेट लगा देना, चाहो तो मत भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री, यानी टिग्नोमेट्री वर्ड में आने वाले सभी लेटर्स का सेट बनाओ। तो देखो पहले एक एक करके उठाओ। टी, फिर उठाओ आर, फिर उठाओ आई, आई के बाद आएगा जी, जी के बाद क्या आएगा? जी के बाद आएगा ओ के बाद क्या आएगा गुरुजी? एन, और एन के बाद अब फिर से ओ आएगा। याद रखना दो बातें। कौन सी दो बातें गुरुजी? पहली बात कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया जाता। दूसरी चीज, सेट में एलिमेंट्स का क्या ऑर्डर है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी ऑर्डर अभी समझाता हूं। देखो पहली बात याद रखना कि सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, क्योंकि ये ओ ऑलरेडी आ चुका तो मैं अब ओ को दोबारा नहीं लिखूंगा। अगला लेटर लिखूंगा सीधे एम। अगला लेटर क्या है? ई, ई अभी तक नहीं आया तो ई लिख दो। अगला लेटर है टी, बट टी तो ऑलरेडी आ गया तो मत लिखो भैया। आर, आर भी ऑलरेडी आ गया, मत लिखो भैया। फिर आएगा बाई। यानी टिग्नोमेट्री में ये सारे लेटर्स का कलेक्शन है। TRIGONMEY। डन है यहां तक? चलो, बट मैंने आपके सामने दो बातें कही। पहला क्या है? रिपीटिशन। रिपीटिशन, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन भैया अलाउड नहीं है, रिपीटिशन अलाउ नहीं। दूसरा, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट, ordering of element doesn't affect the set, doesn't affect the set। गुरुजी हमें समझ नहीं आया। अच्छा ये वाला तो समझ में आएगा कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। इसको समझो, इसको समझो। देखो मैंने एक सेट लिखा जिसमें एलिमेंट्स हैं, मैंने एक सेट लिखा जिसमें एलिमेंट्स हैं मेरे 1 2 3 4, दिस इज सेट ए। और मैंने एक दूसरा सेट लिखा बी जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 4 1 3। मुझे ये बताओ क्या ये दोनों सेट सेम है? मुझे ये बताओ क्या ये दोनों सेट सेम है या अलग अलग है? क्या ये दोनों के दोनों सेट सेम है या अलग अलग है? या इनमें कुछ, क्या इनमें कुछ भिन्नताएं हैं, कुछ अलग अलग चीजें दिख रही हैं? आप देखो यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें भी वही एलिमेंट है, बस 1 को यहां लिखा, फिर 2 लिखा, फिर 3 ये 4 ये। यानी एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दी, उनकी ऑर्डरिंग चेंज कर दी। और ऐसा सेट में करने से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? और रिपीटिशन तो करते ही नहीं है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। डन है? चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करते हैं? बढ़ते हैं आगे। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। चलो लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। 3 6 9 12, 3 6 9 12, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आएगी बेटा, ठीक है। 3 6 9 12, इस सेट को कर्ली किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है भैया, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। मुझे किस में लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। देखो यहाँ क्या प्रॉपर्टी है? 3 6 9 12। आपको देखने से नहीं लग रहा ये सब 3 के मल्टीपल है? हाँ भैया लग तो रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यानी 3 के मल्टीपल तो है, बट सिर्फ 4 मल्टीपल है। यानी मैं इसको ऐसे करके लिखूंगा, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। x 3 का मल्टीपल तो है, बट लेस देन ये 12 तक गया, आप लेस देन 13 लिख दो। यानी x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 बट लेस देन 13, यानी 13 से छोटे 3 के मल्टीपल। भैया 12 पर रुकना ही पड़ेगा। अच्छा इसी चीज को लिखने का एक तरीका और है, इसी चीज को लिखने का एक तरीका और है। देखो इसी चीज को लिखने का एक तरीका और है, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, यानी 3 का मल्टीपल मतलब 3n टाइम्स का होगा। वेयर
एन की जो वैल्यू है वो कहां से आ रही है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। अच्छा, अभी ये सिंबल हमने नहीं पढ़ा है तो इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तो यार एन इज ए नेचुरल नंबर, एन इज ए नेचुरल नंबर, बट एन की वैल्यू 4 से छोटी हो और 1 से बड़ी होनी चाहिए। देखो, जब आप n इक्वल टू 1 डालोगे तो 3 1 जा 3 पहला एलिमेंट, जब आप n इक्वल टू 2 डालोगे तो 3 2 जा 6 दूसरा एलिमेंट, n इक्वल टू 3 डालोगे 3 3 जा 9 थर्ड एलिमेंट, और n इक्वल टू 4 डालोगे तो आखिरी एलिमेंट। तो आप ऐसे भी सेट को लिख सकते हो। ये बाउंडेशन, ये लिमिटेशन मेरे को लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सिर्फ 3n लिख के छोड़ दोगे तो ये तो इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। बट यहाँ तो सिर्फ 4 मल्टीपल थे, तो मैंने इसको यहाँ पे रोका। ठीक है, ये था पहले का सॉल्यूशन। अब है सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड का क्या होगा, सेकंड का सॉल्यूशन 2 4 8 16 32। क्या लगता है इन नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, ये कुछ आपको क्या समझा पा रहे हैं? इन नंबर्स के बीच में पैटर्न समझने की कोशिश करो, इनकी प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है। देखो, दिस इज 2 की पावर 1, this is 2 की पावर 2, this is 2 की पावर 3, this is 2 की पावर 4 and this is 2 की पावर 4। यानी गुरुजी इसमें जितने भी नंबर्स हैं ना वो 2 की पावर के फॉर्मेट के हैं। तो मैं कहूंगा हाँ लाडले, बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो आप लिखोगे x सच दैट x किसकी फॉर्मेट का है, 2 की पावर n का। अच्छा, n कहां से आएगा, n आएगा नेचुरल नंबर से। n कहां से आएगा, n आएगा नेचुरल नंबर से। तो आप लिखोगे n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर। बट n कहां तक गया, 5 तक। तो आप लिखोगे n लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेट। अच्छा, एक चीज और चलो यहीं पे समझ लो, एक सिंबल होता है ये, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं बेटा, एप्सिलॉन। इस सिंबल को क्या बोला जाता है, एप्सिलॉन। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी अगर कोई चीज किसी सेट में बिलोंग कर रही है तो मैं कहूंगा ये इसमें बिलोंग कर रहा है। जैसे 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 आप अपनी फैमिली का पार्ट हो, आप अपनी फैमिली का पार्ट हो। अब कुछ नहीं है तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यानी आप अपनी फैमिली के सदस्य हैं, मेंबर हैं, तो मैं कहूंगा कि मेरा चिंटू इज बिलोंग्स टू ये फैमिली। अच्छा, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं करना, इसी को बीच में से काट दो। तो ये हो जाएगा डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू, डजंट बिलोंग्स टू। समझ में आया, समझ में आया। यानी अब इस एग्जांपल में इस चीज को यूज करेंगे। थर्ड का सॉल्यूशन क्या होगा, थर्ड का सॉल्यूशन होगा, देखो 5 25 125 625। क्या लग रहा है देखते हैं, दिस इज 5 की पावर 1, दिस इज 5 की पावर 2, दिस इज 5 की पावर 3 एंड दिस इज 5 की पावर 4। यानी ये सारे के सारे नंबर 5 की पावर समथिंग फॉर्मेट के हैं। तो ये हो जाएगा x सच डेट x इज इक्वल टू 5 की पावर n, एंड n कहां से आ रहा है, n आ रहा है नेचुरल नंबर्स। तो अब आप लिख सकते हो n बिलोंग्स टू नेचुरल सेट, एंड n की वैल्यू कहां तक लेनी है, 4 से छोटी बट 1 से बड़ी। क्योंकि देखो पहली पे 1 रखेंगे तो 5 की पावर 1, 2 रखेंगे तो 5 की पावर 2, 3 रखेंगे तो 5 की पावर 3, 4 रखेंगे तो 5 की पावर 4। समझ में आया व्हाट इज रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज सेट वेक्टर फॉर्म, एलिमेंट्स को कैसे करके लिखते हैं, एंड ऑल थिंग्स बताओ। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट इन द सेट वेक्टर फॉर्म। यानी लेफ्ट में जो है वो रोस्टर फॉर्म में है और जो राइट में है वो किस में है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में। और आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग करना है, मैच कराना है, इनके जोड़े बनाने हैं। देखो 1 2 3 6, तो 1 2 3 6 क्या है, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। तो इसमें तो कोई भी प्राइम नंबर है ही नहीं, सॉरी, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो ये सारे के सारे 6 के डिवाइजर तो हैं बट 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये तो इससे मैच नहीं होगा। डन है। एक्स इज ए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो लेस देन 10 बोला और ऑड, पर इसमें तो इवन भी है तो ये भी नहीं होगा। एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये सारे के सारे नेचुरल नंबर भी हैं एंड डिवाइजर ऑफ 6 हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा। 2 3 ये पहले वाले से मैच हो जाएगा। देखो
ये प्राइम नंबर भी है और डिवाइजर भी 6 है। देखो ये सारे के सारे डिवाइजर ऑफ 6 थे, बट इसमें से अगर प्राइम निकालूं तो 2 और 3 तो निकलेंगे, यानी ये इस पे मैच हो जाएगा। MATHEICS ये मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स हैं, तो ये इससे मैच हो जाएगा। अब ये तो अपने आप ही इससे मैच होना पड़ेगा। समझ में आया? समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं आगे। कार्डिनल नंबर क्या होता है? गुरुजी कार्डिनल नंबर क्या होता है? हम कहेंगे देखो, कार्डिनल नंबर होता है, कार्डिनल नंबर यानी कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट, इसको रिप्रेजेंट कैसे करके करते हैं? अगर आपके पास कोई ए सेट है तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ए सेट है 2, 9, 11, 15, तो मैं पूछूं व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, तो आप कहोगे गुरुजी ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? तो 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा 4। यानी कुछ नहीं है, बस एक नया नाम दे दिया, कि किसी सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उस नंबर को बोला गया कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। समझ गए? चलो रैपिड फायर राउंड। अब आपके सामने 2 सवाल है, जल्दी से मुझे बताओ कि इन सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा। देखो, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल विच डिवाइड 42, यानी आप वो सारे नेचुरल नंबर हैं इस सेट में, वो सारे नेचुरल नंबर हैं इस सेट में जो 42 को डिवाइड करते हैं, देन द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। तो वो सारे नेचुरल नंबर कौन से हैं जो 42 को डिवाइड करते हैं? तो 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 से डिवाइड होता है? 4 की टेबल में नहीं आता। 6 से होता है, 6 7 जा, तो 7 के भी आएगा। 8 से नहीं होता, 9 से नहीं होता, 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से नहीं होता, और किससे होगा? सीधे, अब ये होगा सीधे किससे? 14 से। 14 से होता है क्या गुरुजी? हाँ 14 से होता है। मैं कहूंगा पागलो 14 से होता है या नहीं होता? बताओ भाई किससे होता है? 1 2 3 6 7, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से होगा। 14 दूनी 28, 14 तियां 42, यानी 14 से होगा। 15 से होगा। 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, 20 से नहीं होगा, 21 से होगा। अब 21 इसका जस्ट आधा है, तो अगला नंबर 42 ही आएगा। अब बता दो सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसकी जो सेट की कार्डिनलिटी होगी वो होगी 8। ठीक है। इफ सेट एक्स डिनोट द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड होनोलुलु, क्या वर्ड है? होनोलुलु, यानी इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? तो देखो एच आएगा, ओ आएगा, एच आएगा, ओ आएगा, अब एन आएगा। अब ये एन आ चुका है, ये ओ नहीं आएगा क्योंकि पहले आ गया। एल आएगा, यू पहले नहीं आया तो यू आएगा, बिल्कुल आएगा। एल पहले आ चुका नहीं आएगा, यू पहले आ चुका नहीं आएगा। डन। तो कितने लेटर हो गए? 1 2 3 4 5, तो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो है 5, इसकी जो कार्डिनलिटी है वो है 5। तो कार्डिनलिटी समझे कि किसी सेट का कार्डिनल नंबर का क्या मतलब है? सिंपल सा मतलब है कि उस सेट में लाडले कितने एलिमेंट्स हैं, उस सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, उस सेट में टोटल कितने सदस्य हैं, उस फैमिली में टोटल कितने मेंबर्स हैं। ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपकी फैमिली का कार्डिनल नंबर क्या है, मेरे पास एक सेट है जिसमें सेट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ चिंटू, सेट ऑफ ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ चिंटू, तो चिंटू की फैमिली में कितने सदस्य हैं, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? तो किसी की चिंटू में मान के चलो मम्मी पापा भैया भाभी भी हो सकते, तो जितने होंगे काउंट कर लोगे। तो आप सभी के सभी मुझे अपनी फैमिली मेंबर्स के, यानी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं, यानी उस सेट का कार्डिनल नंबर बताओ। ठीक है। चलो आपस में चीजों को हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ रिप्रेजेंटेशन है कॉमन सेट्स एंड सिंबल। कुछ सेट्स हैं उनके कुछ फिक्स सिंबल्स होते हैं, कि उन्हें इसी लेटर से या उसी नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे जैसे पहला है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को किससे डिनोट किया जाता है? लेटर एन से। यानी जहां अगर एन दिख जाए तो आप समझ जाओगे एन फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये सारे नंबर। सेट ऑफ होल नंबर्स तो डब्ल्यू फॉर होल एंड डब्ल्यू फॉर इसका रिप्रेजेंटेशन।
सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, देखो इंटीजर्स को ज्यादातर जगह जेड से बट कुछ जगह आई से भी किया जाता है, तो यहाँ तो जेड यहाँ आई। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आप पॉजिटिव लिए, देखो इंटीजर्स तो यही है, तो कुछ नहीं करेंगे, जेड से किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंटीजर्स को। अब ये पॉजिटिव है तो जेड के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा दो, जेड के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा दो। सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स, तो कुछ नहीं करना, जेड के ऊपर नेगेटिव का साइन लगा दो। सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को अब आप कहोगे गुरुजी आर से कर लो, नहीं, क्यू से होता है। किससे होता है बेटा, क्यू से। आर से होता है सेट ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो रियल नंबर का सेट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर फॉर रियल नंबर, आर फॉर रियल नंबर, ठीक है। अगला है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल, देखो क्या होते हैं, देखो हमें पता है रेशनल प्लस इरेशनल इज नोन एज द रियल। तो अगर मैं रियल में से रेशनल माइनस कर दूं, रियल में से रेशनल माइनस कर दूं, दैट इज आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू, आर माइनस क्यू। समझ में आए, तो ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आई। सेट ऑफ नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है, एन से। सेट ऑफ होल नंबर डब्ल्यू से। सेट ऑफ इंटीजर्स जेड से। अच्छा, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव है गुरुजी तो प्लस लगा दो। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स जेड नेगेटिव से। सेट ऑफ रेशनल क्यू से। सेट ऑफ रियल आर से। सेट ऑफ इरेशनल आर माइनस क्यू। डन है, चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए कुछ घोषणा है, कुछ जानकारियां हैं। हमारे रीलोडेड बैच पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर एमपी बोर्ड वाला एंड पीडब्ल्यू ऐप पर चीजें चल रही हैं। तो अभी तक जिस भी लाडले ने और लाडली ने अभी तक चीजें ज्वाइन नहीं की हैं, यानी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो आप रीलोडेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे हम चीजों को और डिटेल में, चीजों को एक एक करके तोड़ के, छोटे छोटे भागों में तोड़ के और अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जो भी लाडला और लाडली एमपी बोर्ड से है और उसने अभी तक बैच अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो आप रिलेटेड बैच एमपी बोर्ड 2027 को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेंगे क्या क्या, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा आपको, लाइव लेक्चर्स मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स देते हैं, डीपीपी डेली मिलती है आपको। डीपीपी मतलब क्या होता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसके अलावा प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं हमारे, एंड 24/7 डाउट सपोर्ट। आपको बैच का लिंक चाहिए, बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक जानकारी और है, और एक जानकारी ये है, एमपी बोर्ड वाला आपको लेके आया इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। यानी अगर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अगर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, गुरुजी फर्राटेदार इंग्लिश क्या होती है, यानी आप फ्लुएंट के साथ इंग्लिश बोलने आते हैं, विद फ्लुएंसी, एकदम समझ रहे हो ना, वो वाली इंग्लिश जो कि मुझे भी नहीं आती, क्योंकि मैंने भी ये कोर्स अभी अभी ज्वाइन किया है। मैं भी इंग्लिश पे काम करूंगा और मैं भी ये चीजें सीखूंगा। तो अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को और अच्छा समझना चाहते हैं और अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स मात्र 99, अरे भाई इतने तो आप चाय समोसे में उड़ा देते हो अपने मंडेली के साथ। एक छोटा सा बैच, समझ रहे हो। इसमें कौन पढ़ाएंगे, इसमें पढ़ाएंगे आपको विनोद सर एंड जिज्ञा मैम, ठीक है। चलो ये कुछ जानकारियां थी, ये कुछ आपके लिए सूचनाएं थी। अगली कहानी आती है टाइप्स ऑफ सेट। और मेरे लाडलो, ये जो टाइप्स ऑफ सेट है ना, ये बहुत ही आसान है। गुरुजी कहो कैसे आसान है, मैं कहूंगा टाइप्स ऑफ सेट को अलग से याद ही नहीं करना, क्योंकि इनकी डेफिनेशन इन्हीं के नाम में है। जैसे पहला है एम्प्टी सेट। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई है जिसको इस वर्ड का मीनिंग ना पता हो कि एम्प्टी का क्या मतलब होता है। एम्प्टी का मतलब, अरे वही जो तुम्हारा दिमाग है, अरे नहीं मजाक कर रहा हूं, वही जो तुम्हारा दिमाग है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, वहां तो बहुत कुछ है, वहां भूसा भरा है, नहीं वो भी मजाक है। यानी एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट का मतलब है खोखला खाली। यानी इसका एक नाम और है, इसका एक नाम और है जो कि हम लोग यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं खोखला सेट। खोखला सेट यानी एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं, कोई एलिमेंट ही नहीं है, इज नोन एज द एम्प्टी सेट। और इसके और नाम है नल सेट या फिर वॉइड सेट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ग्रीक सिंबल यूज होता है फाई। क्या बोलते हैं इसको, फाई। या फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो ऐसे करके बंद भी कर दिया, ऐसे करके बंद भी कर दिया, ऐसे करके बंद भी कर दिया। यानी या तो इस वाला, ये वाला सिंबल फाई यूज कर लो, फाई जहां लिखा है मतलब वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर दो करली ब्रैकेट खुली है फिर बंद हो गई, बट इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब इस सेट के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है। तो समझ में आया कि एम्प्टी सेट क्या है, अ सेट विच इज एम्प्टी कंटेंट नो एलिमेंट इज नोन एज द एम्प्टी सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट, गुरुजी फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट
दो वर्ड होते हैं, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब काउंटेबल, जिन चीजों को आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट, गुरुजी इनफाइनाइट तो बहुत कुछ हो गया, यानी जिन चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते। या फिर फाइनाइट का मतलब है ऐसा सेट जिसमें डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, डेफिनिट या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिनको आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। डन है। चलो अगला है इनफाइनाइट सेट, ये तो और ही आसान है, ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जैसे आपकी बात है, जैसे आपकी बातों का सेट इनफाइनाइट होगा। आपका हो सकता है आपकी बातें फाइनाइट हो, आपकी बातें अनंत है, कभी खत्म ही नहीं होने वाली। यानी अगर मैं आपकी बातों का सेट बनाऊं, आपकी मस्ती मजाक का सेट बनाऊं, आपकी शैतानियों का सेट बनाऊं, आपकी इन सब चीजों का सेट बनाऊं, क्या बनेगा? इनफाइनाइट। वहीं अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, इस चीज का सेट बनाओ, जीरो। क्या बनेगा? जीरो, खोखला सेट। यानी इनफाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। इसके बाद है सिंगलटन सेट। इस सेट से मुझे बहुत प्यार है, इस सेट से मुझे बहुत प्यार है, सिंगलटन सेट से। क्यों प्यार है? क्योंकि ये मेरी डेफिनेशन को बताता है, क्योंकि ये मेरी डेफिनेशन को बताता है। कैसे बताता है गुरुजी? सिंगलटन सेट का मतलब है एक ऐसा सेट जो सिंगल है। सिंगल है मतलब अकेला है, अकेला है मतलब एक एलिमेंट है। यानी एक ऐसा सेट, एक ऐसा सेट containing only one element, containing only one element, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, जो अकेला हो, सिंगल हो। हम एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेट, आप नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेट। आप तो इनफाइनाइट सेट में होंगे अगर उस सेंस में देखा जाए तो सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है, सिंगल, सिंगल मतलब अकेला। याद कैसे करके रखोगे? सिंगलटन, सिंगल, सिंगल मतलब एक, अकेला। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, अकेला एलिमेंट हो, इज नोन एज द सिंगलटन सेट। कितने आसान है ना, कितने आसान है। चलो अगला है इक्विवेलेंट। इसको समझते हैं कि इक्विवेलेंट क्या होता है एंड इक्वल क्या होता है, दोनों को एक साथ समझेंगे। देखो इक्विवेलेंट सेट, दो सेट ए एंड बी, यानी टू सेट्स ए एंड बी को इक्विवेलेंट बोला जाएगा इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में है, अगर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में है, तो दोनों सेट को क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है जिसमें एलिमेंट है पी, क्यू, आर एंड एस, ठीक है। और मेरे पास बी सेट है जिसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ। तो मैं आपसे पूछूं भैया मुझे ये बताओ, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 1 2 3 4। भैया बी में कितने एलिमेंट्स हैं गुरुजी? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट ए बी 1 2 3 4। अगर दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में डिफरेंस है। इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं, इसमें भी चार एलिमेंट्स हैं। दिस इंप्लाई ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल। याद रखना, नॉट इक्वल। ये इक्विवेलेंट सेट्स के एग्जांपल हैं। वहीं इक्वल सेट्स का क्या मतलब है? ए एंड बी इक्वल कब होंगे? जब जो एलिमेंट्स ए में है वही एलिमेंट्स बी में है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए इक्वल टू है पी क्यू आर आइस एंड बी इक्वल टू है आर एस क्यू पी, अब ये दोनों के दोनों सेट कैसे हैं? अभी दोनों के दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल। कैसे हैं? देखो, यहाँ पी ए है, यहाँ पी ए है, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ एस है। यानी जो एलिमेंट सेट ए में है वही डिट्टो सेम एलिमेंट्स बी में है, बस लिख दो उधर दिए, मतलब सेम एलिमेंट, तो मतलब इक्वल सेट। अच्छा, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है? है। इसमें भी चार है, इसमें भी चार है। तो ऑल इक्वल सेट्स आर आल्सो इक्विवेलेंट, बट नॉट इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल। कैसे? देखो, ये इक्विवेलेंट तो है बट इक्वल नहीं। समझ में आए? छह के छह टाइप। पहला क्या था? पहला था नल सेट, या फिर एम्प्टी सेट, या फिर वॉइड सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, खोखला हो, यानी कुछ भी नहीं हो, इज नोन एज
नल सेट। दूसरा क्या था? दूसरा था फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। तीसरा था इनफाइनाइट, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट ही नहीं कर सकते, अनंत तक जा रहे हैं। फिर क्या था? सिंगलटन सेट, मतलब अकेला जिसमें एक एलिमेंट्स हो। और लास्ट में दोस्तों इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब जिसमें कार्डिनल नंबर सेम हो दोनों सेट का, यानी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, बट एलिमेंट सेम हो या ना हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इक्वल सेट का मतलब डिट्टो सेम एलिमेंट्स हो। चलो अब इन पे बेस कुछ एग्जाम्पल करते हैं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल? क्वेश्चन कह रहा है भैया क्या ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं? तो देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 2 और 3। तो अगर इक्वल है तो जो यहां है वही यहां होने चाहिए। तो ये बोल रहा है कि x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यानी इस सेट में वो सारे नंबर्स x हैं जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो भैया पहले हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती होगी। एक्स स्क्वायर, इस 5x को लिख सकता हूं मैं 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लो तो ये बचेगा x प्लस 2। यहां से 3 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 यहां भी है, x प्लस 2 यहां भी है, तो x प्लस 2 बाहर निकाला तो बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब इस ब्रैकेट को इक्वल रखेंगे, दैट इज इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 2। डन। इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई x इक्वल टू माइनस 3। यानी x की सॉल्यूशन, सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन क्या है? -2 कॉमा -3। यानी दिस इज इक्वल टू -2 कॉमा -3। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं? देखो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -2 है एंड -3 है। भैया डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, सेम नहीं है। बताओ क्या 2 यहाँ है? नहीं है। क्या 3 यहाँ है? नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। डन है। अच्छा ये देखो, ए सेट में है लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो कौन कौन से लेटर्स आएंगे? देखो रोस्टर फॉर्म में लिखो, एफ आएगा, ओ आएगा, अब डबल एल है तो एक ही उठा लो, ओ ऑलरेडी आ गया तो डब्ल्यू उठा लो। डन। इसमें कौन कौन से आएंगे? डब्ल्यू ओ एल एफ। अब देखो डब्ल्यू ओ एल एफ, जो एलिमेंट्स यहां है वही डिट्टो सेम एलिमेंट्स यहां है। इसका मतलब ये क्या हैंगे? इक्वल सेट। तो पहला वाला इक्वल सेट्स का एग्जांपल नहीं है, बट दूसरा वाला इक्वल सेट्स का एग्जांपल है। डन है? डन 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 डन। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? अब आपको बताना इसमें से कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट। देखो द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं उनका बना लो सेट। गुरुजी कितने महीने होते हैं? गुरुजी कितने महीने होते हैं? मैं कहूंगा भैया पहला महीना आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो क्या ये फिक्स्ड है? इनको आप काउंट कर सकते हो ना। तो देखो जनवरी पहला, फरवरी दूसरा, तो टोटल कितने महीने हो गए? 12। 12 मतलब जैसे आपने 12 बोल दिया, मतलब आपने काउंट कर लिए। जब आप किसी चीज को काउंट कर लेते हो तभी तो बोल पाते हो कि गुरुजी ये इतनी है या ना? जब आप किसी चीज को काउंट ही नहीं कर पाते, मैं कहूं कि आसमान में कितने सितारे हैं, काउंट करके बताओ। आपकी चांद पे कितने बाल हैं, हालांकि ये काउंट किया जा सकता है, हालांकि ये काउंट किया जा सकता है। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर ये तो काउंट किए जा सकते हैं। मतलब किसका एग्जांपल है? फाइनाइट सेट का। ये किसका एग्जांपल है? फाइनाइट सेट का। डन है? डन है। चलो ये किसका एग्जांपल है? फाइनाइट सेट का। आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 डॉट 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 डॉट। अब ये डॉट डॉट का क्या मतलब है? अब ये डॉट डॉट का क्या मतलब? यानी ये कहना चाह रहा है भैया 1 2 3 4 5 6 7, गुरुजी रुक जाओ, मैं कहूंगा नहीं, 8 9, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब कैसा सेट है? ये है भैया इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है? ये है लाडले इनफाइनाइट सेट। अच्छा ये देखो, ये इंटरेस्टिंग है। 1 2 3, अब बीच में डॉट डॉट लगा है और फिर हो गया 99 और 100। मतलब 1 से लेके 100, तो 1 से लेके 100 तो नंबर्स को आप काउंट कर लोगे, दैट इज 100। इसका मतलब ये सेट कैसा है? ये जो सेट है ये है भैया फाइनाइट सेट।
ये जो सेट है ये कैसा है, ये है फाइनाइट सेट। और ये भी कैसा था, ये भी था फाइनाइट सेट। ये भी कैसा था, ये भी था फाइनाइट सेट। तो समझ में आया कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का क्या मतलब है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। आपको ये बताने इनमें से कौन से एग्जाम्पल हैं नल सेट के, यानी ऐसे सेट जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा हो, खोखले हो। सेट ऑफ इवन प्राइम, यानी प्राइम नंबर तो हो बट इवन हो, यानी ऐसे प्राइम नंबर्स जो इवन हो। अब देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर का मतलब है नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स दैट द नंबर इटसेल्फ एंड वन। अब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन है, टू। टू के अलावा बाकी के जितने प्राइम नंबर आएंगे इससे बड़े, वो सबके सब कैसे होंगे, ऑड। यानी टू इज द ओनली इवन प्राइम। तो इस सेट में टू आएगा, इस सेट में टू आएगा। तो बताओ क्या ये नल सेट का एग्जाम्पल है, नहीं। तो ये नल सेट का एग्जाम्पल नहीं है। यहां पूछा इनमें से कौन से नल सेट है, तो ये वाला तो नल सेट नहीं है। आप लिखोगे नो। एक्स इज ए नेचुरल नंबर सच डेट एक्स 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। गुरुजी हमें नहीं आ रहा समझ, हम कहेंगे लो हम समझाएंगे आपको, हम समझाएंगे आपको, हम समझाएंगे भैया आपको। कैसी बात करी आप। दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी वो सारे नेचुरल नंबर ले लो। कौन से ले लो, वो सारे नेचुरल नंबर ले लो जो 5 से छोटे हैं, 5 से छोटे हैं यानी इधर, और 7 से बड़े हैं यानी इधर। ओ भाई साहब, क्या ऐसा कोई नंबर होगा जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, यानी 5 से छोटा मतलब इधर और 7 से छोटा मतलब इधर। भैया ऐसा कोई सा नंबर नहीं होगा, ऐसा कोई सा नंबर नहीं होगा। यानी ये नल सेट का एग्जाम्पल है। आप यहां लिखोगे 5 या फिर और लिख सकते हो ये, यानी ये नल सेट है, ये नल सेट का एग्जाम्पल है, ये नल सेट का एग्जाम्पल है। थर्ड है बाई इज ए पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस। क्या मतलब, देखो दो पैरेलल लाइन बना लो, चलो बनाओ दो पैरेलल लाइन, बनाओ दो पैरेलल लाइंस, बनाओ दो पैरेलल लाइंस, बनाए, एक और बना लो। ये दो मैंने पैरेलल लाइंस बना ली, समांतर रेखाएं बना ली। अब ये बोल रहा है दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट। अब भैया दो लाइन के बीच में अगर कॉमन पॉइंट निकालना है तो मान के चलो मेरे पास ये दो लाइन है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट होगा तो एटलीस्ट उनको एक बार तो इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये दोनों की दोनों लाइन इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करी यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट, ये इनके बीच का कॉमन पॉइंट है। तो अगर लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है तब कॉमन पॉइंट निकलेगा। अच्छा, इसके अलावा और क्या केस हो सकता है, अगर दोनों की दोनों कोइंसिडेंट लाइन है यानी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। बट अगर ये पैरेलल है, अगर ये समांतर है, पैरेलल है, क्या इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है, यानी ये वो है और ये आप है, क्या आपके बीच में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन होता तो कब का मिलन हो गया होता, अगर कॉमन होता आप और उनके बीच में तो कब का मिलन हो गया था, और आपके और उनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता दो पैरेलल लाइंस के बीच में। इसका मतलब ये जो सेट है ये भी फाई है या फिर एम्प्टी सेट है, बात एक ही है। ये भी एग्जाम्पल किसका है, नल सेट का एग्जाम्पल है। डन है। तो यानी जो इवन प्राइम था उसमें एक एलिमेंट आ रहा था तो वो नहीं है एग्जाम्पल। नेचुरल नंबर लेस देन 5 भी वाला एग्जाम्पल है, और अगला वाला भी एग्जाम्पल है। अगला है सबसेट क्या होते हैं, अगला है सबसेट क्या होते हैं। चलो सबसेट क्या होते हैं इस पे बात करते हैं। सबसेट का मतलब ये होता है कि किसी सेट का छोटा बच्चा, किसी सेट का छोटा बच्चा। जैसे मैंने कहा एक आपके पूरे खानदान का सेट, एक आपके पूरे खानदान का सेट, आपके चाचा फूफा खाला ताऊ चाची चाचा सब आ गए, उसमें जितने हैं सब आ गए, जितनों को आप जानते हो उन सबका एक सेट बना लो। डन। और ये आपकी सिर्फ फैमिली का सेट, यानी जिसमें आप हो, मम्मी है, पापा है, भैया है, बहन है, और भाभी है तो भाभी है, भतीजा है तो भतीजा, यानी जो आपके इर्द गिर्द है, आपके आपका जो वाला जो जनरेशन है
तो मुझे ये बताओ, ये जो बड़का वाला सेट था जिसमें पूरे खानदान के मेंबर थे, और ये जो छोटका वाला सेट है, ये सारे एलिमेंट इसी के तो पार्ट है। यानी मैंने क्या करा, इसी में से कुछ एलिमेंट उठाए और उनका एक क्या बना दिया, सेट बना दिया। तो सबसेट कुछ नहीं है, सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। सबसेट इज ए पार्ट ऑफ सेट, यानी सबसेट इज अ सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स उसी सेट के होते हैं। तो अगर किसी सेट में, अब डेफिनेशन पढ़ो, आपको अच्छे से समझ में आएगी। इफ A and B are two sets such that every element of A is an every element of B, यानी अगर A सेट के सारे एलिमेंट B में हैं तो मैं बोलूंगा A इज ए सबसेट ऑफ B, और जो बड़का वाला सेट है उसको बोलूंगा सुपर सेट। then A is called subset of B, then A is called subset of B and B is called superset of A, then B is called superset। और हम लिखते कैसे करके हैं, A सिंबल होता है सबसेट का, यानी ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल होता है, सबसेट का। ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल होता है, सबसेट का। तो मैंने कहा A B का सबसेट है अगर A का हर एक एलिमेंट B में चमक रहा है। अगर A का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ A लाइज इन सेट B, अगर ऐसा है तो A B का सबसेट है। तो A को बोला जाएगा सबसेट ऑफ B और B को बोला जाएगा सुपर सेट। भैया वो सुपर सेट है, वो बड़े हैं, वो बड़े सेट हैं। डन है, डन है यहां तक। चलो अब बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें देखते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। देखो ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है, इस सिंबल को एक बार समझ लेते हैं। वैसे तो अभी मैंने बता ही दिया, फिर भी दोबारा देखो, ये जो सिंबल यूज होता है ये सबसेट का। अब देखो, अब यहाँ पे ना कुछ कंफ्यूजन होगी आपको, गुरुजी आपने पिछले वाले में ना इसके नीचे एक लाइन लगाई थी, तो कुछ बुक्स ये वाला सिंबल यूज करती हैं, कुछ बुक ये वाला सिंबल यूज करती हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी को काट दिया जाए, और अगर इसी को काट दिया जाए बीच में से, तो ये हो जाएगा नॉट अ सबसेट। तो ये हो जाएगा नॉट अ सबसेट, यानी सबसेट नहीं है। जैसे याद है जब एप्सिलॉन लगाया था तो बिलोंग करता है, और एप्सिलॉन को काट दिया तो बिलोंग नहीं करता है। सिमिलर सबसेट के केस में, सिमिलरली सबसेट के केस में अगर वो उसका सबसेट है तो ये वाला सिंबल, सबसेट नहीं है तो ये वाला सिंबल। चलो अब बढ़ते हैं अपनी कहानी पे। 2 3 4 यानी एक सेट है जिसमें ये एलिमेंट और ये है 1 2 3 4। तो क्या ये एलिमेंट, सॉरी, क्या ये सेट इसका सबसेट है? अगर है तो ये वाला सिंबल फिल कर दो, नहीं है तो ये वाला सिंबल। ओ भाई साहब, पेन टपक गया, पेन टपक गया भाई। चलो तो 2 3 4, देखो 2 3 4 यहाँ रखे हुए हैं, तो इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में है तो सबसेट है। ए बी सी, तो देखो बी और सी तो इसमें है, बट ए एलिमेंट इसमें नहीं है तो ये सबसेट नहीं है। X is a student of class 11th of your school and X is a student of your school। यानी क्या करा, मैंने एक बड़का सेट बनाया जिसमें आपके पूरे स्कूल के बच्चे हैं, और एक छोटा सेट बनाया जिसमें सिर्फ आपकी क्लास के बच्चे हैं। तो जो आपकी क्लास के बच्चे हैं वो स्कूल के भी तो बच्चे हैं, यानी जो आपकी क्लास के स्टूडेंट का सेट है दैट इज ए सबसेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी ये भी इसका सबसेट होगा, ये भी इसका सबसेट होगा। डन। चलो एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताने क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। ए कोमा बी सेट इज ए सबसेट ऑफ बी कोमा सी कोमा ए। तो देखो ए बी यहाँ भी है और ए और बी यहाँ भी है। हाँ भैया ये बात सही है, बिल्कुल भैया जी ये बात सही है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ए कोमा ई इज ए सबसेट ऑफ, अच्छा यहाँ रोस्टर फॉर्म में लिखा, यहाँ ये लिख दिया एक्स इज ए वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब भैया एक्स इज ए वोवेल ही तो है, तो ये तो वही बात हुई ना, ए ई आई ओ यू, अयो। तो ए ई यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ये भी बात सही है, दिस इज ऑल्सो सबसेट, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। अगला है 1 2 3 1 3 5। तो देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, बट भैया 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है, मतलब फॉल्स, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो पहला वाला ट्रू था, सेकंड वाला ट्रू था, एंड थर्ड वाला फॉल्स है। थर्ड वाला फॉल्स क्यों है? क्योंकि 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है। चलो राइट डाउन ऑल द पॉसिबल सबसेट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट। यानी अब अगर हमारे पास कोई एक सेट गिवन है तो हमसे कहा जाए कि इसकी पॉसिबल सबसेट क्या हो सकते हैं, उनको लिख के दिखाओ। चलो लिखते हैं। देखो
मेरे पास एक सेट है ए, मुझे इसके सबसेट लिखने हैं, मुझे क्या करने हैं, इसके सबसेट लिखने हैं। तो सबसेट्स ऑफ दिस सेट कैसे करके लिखेंगे, देखिए मैंने पहला एक सेट बनाया, यही इसी को लिख दिया मैंने, और एक मैंने लिखा फाइव। तो मुझे ये बताओ, ये वाला सेट क्या इसका सबसेट है? तो जो एलिमेंट यहां है वही एलिमेंट वहां है। और सबसेट की डेफिनेशन क्या है? सबसेट की डेफिनेशन यही है कि अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है तो पहला वाला सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। तो क्या इस सेट के सारे एलिमेंट इसमें नहीं है गुरुजी? इसका मतलब ये इसका सबसेट है। और फाइव तो खोखला है, फाइव के अंदर तो कुछ है ही नहीं। अब कुछ है ही नहीं तो वो तो अपने आप ही सबसेट हो गया। तो फाइव इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो इसके सिर्फ दो सबसेट बने, इसके सिर्फ दो सबसेट बने, ठीक है। अच्छा, अब इसके बनाते हैं। इसमें दो एलिमेंट है, तो पहले क्या करा करो, आप एक एक करके एलिमेंट उठाओ। पहले ए को बना लो, डन। अब दूसरे को यानी बी को बना लो। अब एक एक करके खत्म हो गए। अब दोनों को उठा लो, ए कॉमा बी। और फाइव तो होता ही है। यानी इसके टोटल कितने सबसेट बने? इसके जो टोटल सबसेट बने वो बने 4। इसके जो टोटल सबसेट बने 4। यानी जब भी आपको किसी सेट के सबसेट लिखने हैं तो कैसे करके लिखेंगे? पहले एक एक करके लिखो, फिर दो दो करके बनाओ, फिर तीन तीन करके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये लिखवाता कि इसके सबसेट बनाओ ए कॉमा बी कॉमा सी के, तो मैं कैसे करके बनाता? तो मैं इसके सबसेट कैसे करके लिखता? देखो, सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, इस सेट के सबसेट कैसे करके लिखता? पहले एक एक करके उठाता, डेट इज ए, फिर बी को उठाता, फिर सी को उठाता, डन। अब दो दो के ग्रुप बना लेता, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी कॉमा ए, डन। अब तीन तीन के जोड़े बना लो, ए कॉमा बी कॉमा सी। और फाइव तो भैया आएगा ही आएगा, फाइव तो भैया आएगा ही आएगा, डन है। चलो अब थोड़ी सी एक स्टेप आगे की कहानी। क्या आगे की कहानी? देखो, मैं अगर पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तो आप कहोगे गुरुजी एक और दो। मैं कहूंगा बहुत शाबाश, बहुत शाबाश। और क्या इसको लिखा जा सकता है? 2 की पावर 1। हाँ गुरुजी, कोई इसमें बड़ी बात तो नहीं, लिख लो आप, आपकी मर्जी है। अच्छा, मैं यहाँ पूछूं यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4। तो मैं कैसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2? गुरुजी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये बच्ची चिल्ला चिल्ला के कह रही है गुरुजी यहाँ भी तो लिख दो, आपने इन दोनों के लिख दी, ये कह रही है मुझे क्यों छोड़ा? मैं कहूंगा रुक जा बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? हम्म, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? कुछ चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो, अगर यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो था 1, तो नंबर ऑफ सबसेट आए 2 की पावर 1। यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो है 2, तो एलिमेंट्स नंबर ऑफ सबसेट आए 2 की पावर 2। यहां पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है 3, तो नंबर ऑफ सबसेट है 2 की पावर 3। यानी किसी भी सेट के जो सबसेट्स होते हैं ना, उनका नंबर क्या होता है? 2 की पावर n। 2 की पावर, यहां पे n की वैल्यू 1 है, यहां पे n की वैल्यू 2 है, और यहां पे n की वैल्यू 3 है। n मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं गुरुजी? 1, तो 2 की पावर 1 इसके सबसेट्स होंगे। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? मतलब दो एलिमेंट्स है, तो इसके सबसेट 2 की पावर 2 होंगे। यहाँ पे एलिमेंट 3 है, तो टोटल सबसेट 2 की पावर 3 डेट इज 8 होंगे। यानी यहां से एक सिंपल सा कंसेप्ट निकल के आया कि किसी भी सेट के सबसेट का जो फॉर्मूला होता है डेट इज 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। डन है? चलो, यानी नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट का फॉर्मूला निकल के आया टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर, बताओ तो ये n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, इस चीज को आप मार्क करके लिख दो, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
याद रखोगे फॉर्मूला कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है यानी कितने होंगे, दैट इज 2 की पावर n। और इसको रटने की जरूरत नहीं है, कैसे करके आया पैटर्न को हमने फॉलो किया और हमने इस चीज को देखा। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट देखो, इफ अ सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट बी, यानी कंडीशन ये है कि इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड इफ ए नॉट इक्वल टू बी, then then a is called proper subset, then a is called proper subset, then a is called proper subset। if a is a subset of b and a and b are not equal, then a is called proper subset of b। गुरुजी हमें एग्जांपल से समझाओ। देखो एग्जाम्पल है, मेरे पास a इक्वल टू 1,2 है, सही है। इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? लिखो, इसके जो सबसेट्स होंगे वो होंगे, एक तो 5 होगा, एक 1 होगा, एक इसमें सिर्फ 2 होगा और एक इसमें 1,2 होगा, सही है। बट इसमें ये जो 3 सबसेट्स है ना, क्या ये इसके इक्वल है? देखो ये वाला तो डिट्टो इसके सेम है, ये वाला तो डिट्टो इसके सेम है, इसको हटा के बाकी के जितने होते हैं ना उनको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्योंकि भैया यहां ये तो वही रिपीट हो गया, ये तो वही रिपीट हो गया क्योंकि विच इज इक्वल टू ए। अच्छा, तो अगर मैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछूं तो जो टोटल सबसेट्स हैं उसमें से 1 माइनस कर दो। यानी अगर मुझे देखो इसके, मैं इसका पूछता है इसके टोटल प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, तो वैसे आप टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स है, दैट इज 4। बट प्रॉपर सबसेट कितने हैं? 3, दैट इज 2 की पावर 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी किसी भी सेट के टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n, बट टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1। चलो इसी चीज को यहां थोड़ा सा लिख भी देंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, क्या क्या पॉइंट है? एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी हर सेट का जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट ही होता है, मैंने पहले बता दिया। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही होता है। देखो समझो, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होगा और जो सेट है वो भी अपने आप का सबसेट होगा क्योंकि उस सेट के भी तो एलिमेंट उसी में लाई कर गए। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट। तीसरा पॉइंट है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन ए इक्वल टू बी, देन ए इक्वल टू बी। अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं, भैया तो दोनों में सेम ही एलिमेंट्स तो हुए, मतलब ए बराबर बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट अभी बताया था 2 की पावर n, 2 की पावर n। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n माइनस 1। ध्यान रखना, ध्यान रखना, टोटल सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n होते हैं, बट टोटल सबसेट प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं? 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। चलो आगे बढ़ सकते हैं। Which of the following statements are incorrect and why? चलो आपके पास एक सेट दिया हुआ है a इक्वल टू, ये a इक्वल टू, देखो a इक्वल टू गिवन है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। देखो ये जो 3 4 है ना, ये भी इसके अंदर एलिमेंट ही है, आप सोचो सबसेट है। ये जो 3 4 है, अब देखो ये सेट के अंदर एज ए एलिमेंट वर्क कर रहा है क्योंकि भैया कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, तो ये इसका एलिमेंट है। तो अगर मैं पूछूं पहला कि 3 4 सबसेट है ए का, तो आपको गुरुजी 3 4 इसका सबसेट थोड़ी है, ये तो इसका एलिमेंट है, तो ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स। ये क्या हो गया? ये हो गया फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि 3 4 तो गुरुजी इसका एलिमेंट है, 3 4 तो गुरुजी इसका एलिमेंट है, 3 4 तो गुरुजी इसका एलिमेंट है। 3 4 इज एलिमेंट ऑफ ए, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। अच्छा 3 4, अब इसके बाहर 2 ब्रैकेट लगा दी, मतलब अब ये सेट बन गया और सेट ही सबसेट होता है। अगर कोई किसी का सबसेट है
तो वो अपने आप में भी तो सेट हो। ऐसा थोड़ी एलिमेंट को सबसेट बोल दोगे, एलिमेंट किसी का पार्ट होता है। यानी ये जो चीज है ना, ये सबसेट है। ये बात बिल्कुल ट्रू लिखी है। डन है। वन बिलोंग्स टू ए, हाँ भाई ये है यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट वन इज ए सबसेट ऑफ ए, नहीं भाई। अगर वन को सबसेट बनाना है तो इसके आगे दो ब्रैकेट इस तरह से लगानी पड़ेंगी, जो कि नहीं लगी हैं। इसका मतलब ये फॉल्स है, इसका मतलब ये फॉल्स है। रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे वन सबसेट नहीं है, वन इसका एलिमेंट है, वन इसका एलिमेंट। 1,2,5, तो 1,2,5, अब इनके बाहर लगा दिए एक ब्रैकेट। हाँ अब ये सबसेट है, बिल्कुल बात सही है, अब ये सबसेट है, दिस इज ट्रू। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अगला है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, कि इंटरवल किस तरह से सबसेट होते हैं आर के रियल नंबर के। देखो तीन तरह के इंटरवल होते हैं वैसे, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और कुछ ऐसे मिक्स्ड इंटरवल है, हाइब्रिड इंटरवल। मैंने एक अलग नाम दे दिया। यानी ओपन भी है, क्लोज भी है, जिनको सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज कहा जाता है। क्या मतलब है समझो, क्या मतलब है समझो। यानी क्लोज इंटरवल का मतलब है ए कोमा बी क्लोज, यानी जो बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगी है, इसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। यानी ए से लेके बी तक के सारे नंबर्स, बट ए और बी भी इंक्लूडेड है, ए और बी भी इंक्लूडेड है। यानी इसमें वो सारे एक्स आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे जो 20 से छोटे हैं या बराबर हैं, बट ए के इक्वल हैं या ए से बड़े हैं। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये है। यानी वो सारे एक्स जो ए के इक्वल हैं या ए से बड़े हैं, बी से छोटे हैं या बी के इक्वल हैं। यानी जहां स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, मतलब ये जिनके बाउंड्री पॉइंट्स हैं ये भी इंक्लूडेड है। गुरुजी थोड़ा नंबर लाइन पर समझा देते तो मजा नहीं आ जाता। मैं कहूँगा लो भाई, मैं कहूँगा लो भाई, चलो नंबर लाइन पर समझ लो। तो नंबर लाइन पर समझेंगे तो मैंने कहा सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो अगर मुझे क्लोज इंटरवल ए कोमा बी दिखाना है, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी दिखाना है, तो ये ए पॉइंट को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा और इस बी पॉइंट को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी ये बी पॉइंट भी इस सेट का पार्ट होगा, ये ए पॉइंट भी इस सेट का पार्ट होगा, और इसके बीच का मामला तो इसका पार्ट होगा ही होगा। यानी इसके बीच का मामला तो इसका पार्ट होगा ही होगा। समझ में आया? यानी क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का मतलब है ए और बी और इनके बीच का। डन है? चलो गुरुजी ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? ओपन इंटरवल को पहली चीज स्मॉल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है, ए कोमा बी। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इनके बीच के नंबर तो होंगे, बट ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे क्लोज है, क्लोज का मतलब क्या? बंद, मतलब दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर लो। ओपन मतलब खुले, खुला इंटरवल मतलब दोनों पॉइंट को एक्सक्लूड कर दो। इसका मतलब क्या होगा? वो सारे एक्स जो बी से छोटे हैं बट ए से बड़े हैं लेकिन इक्वल नहीं है। यानी सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे जो ए से बड़े हैं बट बी से छोटे हैं। गुरुजी नंबर लाइन पे समझाओ, गुरुजी नंबर लाइन पे समझाओ, ऐसे मजा नहीं आ रहा। हम कहेंगे लो भाई, तुम्हें हम मजे कराते हैं, तुम्हें हम मजे कराते हैं। लो, दिस इज ए, दिस इज बी। अब इस बार बोला भैया वो सारे एक्स हैं जो ए के बराबर नहीं हो, भैया ए से बड़े ले लो, बी से छोटे ले लो। तो मतलब ए इंक्लूडेड नहीं है, मतलब ए इंक्लूडेड नहीं है तो ए पे आएगा होल। यानी ए बी भी इंक्लूडेड नहीं है तो बी इंक्लूडेड नहीं होगा। बाकी इनके बीच का सारा मामला इंक्लूडेड होगा, बाकी इनके बीच का सारा मामला इंक्लूड, यानी ये सारे नंबर्स आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे, ये सारे नंबर्स आएंगे, बट ए और बी नहीं आएगा, बट ए और बी नहीं आएगा। समझ में आया? यानी दिस इज ओपन इंटरवल ए कोमा बी, दिस इज ओपन इंटरवल ए कोमा बी। डन है? चलो अगला है सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। क्या मतलब है? देखो इनको दो तरह से लिखा जा सकता है। देखो अभी तक जो चीजें थी उसमें या तो दोनों क्लोज थे या तो दोनों ओपन थे, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन, यहां ओपन यहां क्लोज। तो देखो यानी ये कुछ इस तरह से हो सकते हैं। अगर ये क्लोज है तो ए, दिस इज बी ओपन, या फिर ए ओपन बी क्लोज। यानी एक पॉइंट को क्या करा? क्लोज कर दिया, तो दूसरा वाला ओपन कर दिया। उसका मन हुआ नहीं इसको ओपन करो इसको क्लोज करो। चलो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो सारे एक्स जो बी से छोटे हैं
बट ए से तो बड़े हैं, लेकिन ए भी हो सकता है क्योंकि ए पे क्लोज बाउंड्री लगी हुई है। सिंपल सा याद रखो, सिंपल सा, जहां पे ये वाली ब्रैकेट है या ये वाली ब्रैकेट है, मतलब वो इंक्लूड होगा, मतलब वो इंक्लूड होगा, मतलब वो इंक्लूड होगा। और अगर ये वाली ब्रैकेट है या ये वाली, तो इंक्लूड नहीं होगा, तो इंक्लूड नहीं होगा। डन डन। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो सारे x जो b से छोटे हैं या इक्वल हैं, बट a से तो बड़े होंगे। नंबर लाइन पे देखना है, चलो नंबर लाइन पे देख लेते हैं, नंबर लाइन पे देख लेते हैं, नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं, नंबर लाइन पे भी देख लेते हैं। देखो, दिस इज a एंड दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज b। चलो, तो a पे इक्वल है, तो अगर a पे इक्वल है तो a वाला तो इंक्लूड होगा, b पे इक्वल नहीं है तो b वाला एक्सक्लूड होगा। तो इस पे आप इसको डार्क करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और बीच के तो भैया सारे आने ही आने, बीच के तो भैया सारे आने ही आने हैं, बीच के तो भैया सारे आने ही आने हैं। तो ये वाला पूरा पार्ट, बस b को एक्सक्लूड कर दिया, b को एक्सक्लूड कर दिया। यहाँ यहाँ a को एक्सक्लूड कर दो, तो a पे बना दो ये होल, और b को कर दो क्लोज, तो b वाला भैया इंक्लूड होगा, और बीच के तो भैया आएंगे, बीच के तो भैया आएंगे ही आएंगे, यानी ये सारा पार्ट, ये सारा पार्ट। तो समझ में आया, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और मिक्स्ड इंटरवल। सिंपल सा याद रखना, जिस पे क्लोज ब्रैकेट है वो वाला पॉइंट है, जिस पे ओपन इंटरवल है वो वाला पॉइंट नहीं है, बाकी इनके बीच का तो सारा मामला लेना ही लेना है। डन है। चलो, अब थोड़े और आगे बढ़ा जाए। अब इंटरवल तो आपने पढ़ लिए, एक छोटा सा टॉपिक यहीं पे है, लेंथ ऑफ इंटरवल की, लेंथ क्या होती है इंटरवल की, समझते हैं उसी को आगे, कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंटरवल, द नंबर b माइनस ए, द नंबर b माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। चार तरह के इंटरवल पढ़े, देखो, ओपन इंटरवल a कोमा b, क्लोज इंटरवल a कोमा b, ए पे क्लोज, बी पे ओपन, ए पे ओपन, बी पे क्लोज। तो जो बाद वाले में से पहला वाला माइनस करके आओगे ना, यानी लेंथ का मतलब है, लेंथ का मतलब है बी माइनस ए, सिंपल। अब ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। गुरुजी थोड़ा एग्जांपल दे दे तो मजा नहीं आ जाता। हमने कहूंगा लो लाडले, मेरे पास एक इंटरवल है 1,2, मुझे चाहिए इसकी लेंथ, मुझे चाहिए इसकी लेंथ, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले में से पहला माइनस करूंगा, दैट इज 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, मेरे पास एक इंटरवल है 1,-2, क्या ये इंटरवल पॉसिबल है? हमेशा पहला वाला नंबर छोटा होता है, हमेशा पहला वाला नंबर छोटा होता है, तो मैंने लिख लिया 1,4, लेकिन इस बार ओपन कर दे रहा, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3। अच्छा, एक और इंटरवल है -6, -3, इसकी लेंथ क्या होगी बताओ, इसकी लेंथ क्या होगी? तो गुरुजी दूसरे वाले में से पहला माइनस करो, तो -3 माइनस -6 माइनस, ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस +6, दिस इज इक्वल टू 3। डन। याद रखना, लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। ऐसा हो सकता है आप गए दर्जी की दुकान पे, कपड़े वाले की दुकान, आपने कहा 2 मीटर कपड़ा दे दो, और उसने नेगेटिव में कपड़ा दे दिया, दिया ही नहीं आपको, वो कैसा कपड़ा दिया भाई, की कपड़ा दिख ही नहीं रहा। तो लेंथ, हाइट, एरिया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती हैं, इनकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, तो लेंथ जो भी आएगी वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। डन है। चल आगे बढ़ते हैं। और पावर सेट क्या होता है, नाम देख रहे हो, पावर, यानी जिसके पास पावर है, जिसके पास सत्ता की पावर है, नॉट सत्ता की पावर। तो व्हाट इज पावर सेट? देखो, पावर सेट कुछ नहीं है, पावर सेट कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा खेल किया गया है। क्या खेल किया गया है? देखो, ये खेल किया गया, हमने जितने किसी सेट की सबसेट बनाई, हमने क्या करा था, अभी तक हमने सबसेट बनाने सीखे थे, हमारे पास कोई एक सेट गिवन होता था, हम उसके सारे सबसेट लिख लेते थे। अब एक इंसान आया, उसने क्या करा, जितने वो सबसेट लिखे, एक ब्रैकेट इसके आगे लगा दी, एक ब्रैकेट इसके आगे अब ये सेट बन गया, यानी सेट ऑफ सबसेट इज नोन एज द पावर सेट। दोबारा सुनो, हमने किसी सेट के सारे सबसेट लिखे और इनका एक सेट बना दिया, और इनका एक सेट बना दिया,
दिस सेट इज नोन एज द पावर सेट। यानी पावर सेट कोई नई कहानी नहीं है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज नोन एज द सेट ए। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। अच्छा अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट कितने होंगे, यानी पावर सेट में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे? तो पावर सेट में उतने ही एलिमेंट होंगे जितने सबसेट बनने होंगे। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ओ भाई, इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए। हाँ या ना? और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। तो अगर हमसे कोई पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 2 की पावर n। यानी किसी सेट के कितने सबसेट बने, उसका फॉर्मूला था 2 की पावर n। और पूछ रहा उन्हीं का सेट क्या है, उन्हीं का सेट क्या है? पावर सेट। तो उसमें भी कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 2 की पावर n। ठीक है यहां तक? बताओ भाई, ठीक है यहां तक? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब है यूनिवर्सल सेट कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है? क्या लगता है यूनिवर्सल सेट मतलब? एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। एक हमने सेट लिया, एक हमने सेट लिया आपके स्कूल का कलेक्शन। हमने आपका एक एग्जांपल लिया कि एक मैं बड़का सेट बना रहा हूं जिसमें स्कूल के सारे बच्चे हैं, लड़का लड़की सब बच्चे हैं। अब इनके मैं छोटे छोटे सेट बना रहा हूँ। ए सेट जिसमें क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट, ध्यान से सुनना। बी सेट जिसमें क्लास सेकंड के स्टूडेंट। सी सेट जिसमें क्लास थर्ड के स्टूडेंट। फोर्थ सेट जिसमें क्लास फोर्थ के स्टूडेंट। और ऐसे ऐसे कर करके मैंने 11 12 सबके अलग अलग सेट बना लिए। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, ये जितने छुटके छुटके सेट बनाए आपने, ये सब है तो उसी के पार्ट। तो किसी कंटेक्स्ट में जहां हम बात कर रहे हैं एक ऐसा बड़ा सेट जिसके छोटे छोटे सेट सब उसके पार्ट हों, उसके बच्चे हों, इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट। गुरुजी एक एग्जांपल दे दो, मजा आ जाएगा। बस ये याद रखना यूनिवर्सल सेट को क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैप लेटर यू से। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स व्हिच अकर इन द डिस्कशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 135, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 246, सी सेट है जिसमें एलिमेंट है 0246 से सेट। तो मुझसे पूछा है इनमें से कौन सा सेट इसके लिए यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द 3 सेट ए बी सी। यानी इन तीनों का यूनिवर्सल सेट बनाना है, इन तीनों का मुझे यूनिवर्सल सेट चाहिए। तो देखो भैया, पहला है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 6। तो क्या ये इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा? तो अगर ये तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। बट मैंने देखा भैया यहाँ है 8 और 8 तो इसमें है ही नहीं, तो ये तो नहीं बनेगा। 5 5, अरे भैया 5 में खुद कुछ नहीं है, वो इनको कैसे यूनिवर्सल सेट में बनाएगा? तो ये तो वैसे नहीं होगा, ये तो वैसे ही नहीं होगा, 5 नहीं होगा। अच्छा फोर्थ चेक करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुरुजी ये तो लग रहा है, ये तो लग रहा है। मैं कहूंगा बेटा चील की निगाहों से देखो, 0 और 0 इसमें नहीं है। चील की निगाहों से जब मैंने देखा तो मुझे पता चला कि 0 इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो फिर यही बचा। देखो 135 135, 246 246, 02468 02468। समझ गए? ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट का तरह काम करेगा। अच्छा एक एग्जांपल और है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? सेट ऑफ ट्रायंगल। मेरे पास एक सेट है, सेट ऑफ स्क्वायर्स, सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हाँ या ना? सिंपल है। चलो तो अगर यूनिवर्सल सेट समझ गए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट, कि सेट्स पे हम ऑपरेशन करने वाले हैं। 3 तरह के ऑपरेशन करेंगे। पहला ऑपरेशन कर देंगे यूनियन, दूसरा ऑपरेशन कर देंगे इंटरसेक्शन, और तीसरा ऑप्शन कर देंगे ऑपरेशन कर देंगे डिफरेंस ऑफ सेट। चलो एक एक करके पढ़ते हैं कि व्हाट इज यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब, यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब है कि ए के भी आ जाओ बी के भी आ जाओ। यानी मेरे पास 2 सेट है, एक ए है एक बी है। मैंने कहा भैया मुझे यूनियन चाहिए। आपने सुना होगा ना कि हाँ वो यूनियन है। अच्छा ऐसे नहीं, लोग ये कहते हैं ना हमें यूनिटी में रहना चाहिए।
यूनिटी में रहना चाहिए, डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी, सॉरी क्या होता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्या कुछ कुछ तो होता है ना, हम मैथ वाले हैं, हमें क्या पता, कोई बात नहीं। यानी यूनिटी का मतलब है एक साथ, यूनिटी का मतलब क्या है, एक साथ कर देना, प्लस कर देना। तो अगर मेरे पास दो सेट हैं और दोनों के सेट के एलिमेंट अगर एक साथ कर दूं, दिस इज नोन एज द यूनियन। तो यूनियन कोई बड़ी नई कहानी नहीं है। तो अच्छा, डिनोट किससे करते हैं, यूनियन को डिनोट करते हैं इस सिंबल से, यूनियन को किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, किससे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से, यानी ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी। तो अगर ए और बी का यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी इक्वल टू वो सारे एक्स जो या तो ए में है या बी में है, यानी ए एंड बी वी लेट टू सेट द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। यानी ए के और बी के सभी एलिमेंट्स ले लो और उनका जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, यूनियन। एग्जाम्पल समझो, मेरे पास सेट्स है ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए। तो मुझे निकालना है ए यूनियन बी, कैसे करके निकलेगा देखो, यानी ए और बी के सभी लेने हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी के ले लो, तो देखो 3 4 तो ऑलरेडी आ चुके, और सेट की डेफिनेशन है वही, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करना है। तो 3 4 को मत लिखो, 5 6, डन। चलो, बी यूनियन सी, तो पहले बी के लिख लो, 3 4 5 6। अब सी के साथ यूनियन करेंगे तो 5 6 तो ऑलरेडी आ गया, तो 5 6 को नहीं लिखेंगे, अब सीधे आएगा 7 8। डन, डन। अब चाहिए ए यूनियन सी, यानी ए का सी के साथ यूनियन, तो पहले ए के लिख लो, 1 2 3 4। सी के साथ यूनियन करना है, 5 6 7 8 अभी तक नहीं आया, तो कोई बात नहीं, चारों को लिख दो, 5 6 7 8। फोर्थ में चाहिए बी यूनियन डी, यानी बी का डी के साथ यूनियन, तो ये बी का डी के साथ यूनियन करेंगे तो 3 4 5 6, 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। चलो, अब करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो, जब भी तीन सेट का यूनियन निकलवाए तो सबसे पहले आप ए यूनियन बी निकालो, यानी इन दोनों का निकालो, और ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये कितना आया था, 1 2 3 4 5 एंड 6, सही है। अच्छा, इसका यूनियन किसके साथ करना, सी के साथ। सी क्या है मेरे पास, 5 6 7 एंड 8। तो अगर मैं निकालूं ए यूनियन बी यूनियन सी, तो देखो पहले ये कि देखो ए यूनियन बी ये है, सी ये है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 6 इसमें ऑलरेडी आ गया, 7 8। डन। तो जब भी दो से ज्यादा सेट्स का यूनियन निकालना है तो आप पहले दो का निकाल लो, फिर तीसरे के साथ निकाल लो, ठीक है। अभी जो बचा 6 क्वेश्चन है, आप इसे करेंगे होमवर्क में। ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए यूनियन बी ऑलरेडी है, इसका डी के साथ यूनियन कर देना, ठीक है। अगला ऑपरेशन है लाडले इंटरसेक्शन, अगला ऑपरेशन है लाडले इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, अच्छा एक चीज रह गई, एक मिनट, एक चीज यहां पर रह गई, ए यूनियन बी का बेन डायग्राम से क्या, देखो बेन डायग्राम थोड़ा सा रह गया। बेन डायग्राम का मतलब होता है सेट्स को रिप्रेजेंट करना डायग्रामेटिकली, यानी डायग्राम की हेल्प से। हम उसमें क्या करते हैं, देखो, मैंने क्या करा, मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, और यहाँ पे दो सेट हैं, तो मैं दो सेट और बना ले रहा हूँ, लेट दिस इज ए, लेट दिस इज ए एंड लेट दिस इज बी, सही है। यानी ये जो सेट है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। ये सेट क्या है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो मैं पूछूं इसमें वो कौन सा रीजन है जो ए यूनियन बी को दिखा रहा है, तो ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को प्लस कर दो, ए और बी को प्लस कर दो, यानी ए और बी का ऐसा रीजन जो दोनों में हो। तो दोनों में मतलब ये भी गुरुजी पूरा, ये भी गुरुजी पूरा, तो कौन सा रीजन आएगा, तो रीजन आएगा भैया, कौन सा रीजन आएगा, कौन सा कलर करें, कौन सा अच्छा लग रहा है, ये वाला, चलो ये वाला करते हैं। ये जो रीजन है ये है ए यूनियन बी, ये जो रीजन है ये है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी का दोनों, ए और बी का दोनों का रीजन। चलो चलो, अब बात आती है इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि देखो, पहली चीज देखो, यूनियन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे करके, और इंटरसेक्शन को कैसे करते हैं, इसी का उल्टा। यानी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी है एंड बी में भी है। एंड का मतलब कॉमन एलिमेंट। सिंपल याद रखो,
कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन एलिमेंट्स, यानी दोनों में क्या कॉमन है वो एलिमेंट्स ले लो। यानी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट दैट बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ऐसे जो ए में भी है और बी में भी है, मतलब दोनों में कॉमन एलिमेंट। अगर वेन डायग्राम से समझें, अगर इसी चीज को वेन डायग्राम से समझें, तो सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट, सपोज दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी। अगर मैं पूछूं इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है, इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है, तो सपोज दिस इज यूनियन, दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये वाला रीजन ही तो कॉमन रीजन है, तो ये वाला रीजन कलर्ड हो जाएगा, ये वाला रीजन कलर्ड हो जाएगा, दिस रीजन। तो ये जो रीजन दिखा रहा है ये क्या है, दिस इज ए यूनियन, सॉरी दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन रीजन, यूनियन का मतलब है पूरा रीजन। चलो अब कुछ सवाल हैं, सवाल जरूरी होते हैं, सवाल बहुत जरूरी होते हैं। चलो मेरे पास ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट, मुझे निकालना ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में कॉमन। तो देखो 3 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, 5 यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं हुआ, 7 यहाँ है, 7 और 9 यहाँ है, 7 और 9 यहाँ भी है, अच्छा 11 भी यहाँ है, 11 भी यहाँ है, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स आए वो आए 7, 9, 11। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ये जो हो गया ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा दूसरा देखो बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में क्या कॉमन है, बी में और सी में देखो 11, 13, 11, 13, 7, 9 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 15 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 11, 13, 11, 13, 11, 13, डन, दिस इज बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा अगर 3 का निकालना है तो कैसे करके निकालेंगे, पहले 2 का निकाल लो, पहले 2 का निकाल लो, यानी अगर पहले मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालूं तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में क्या कॉमन है, 3, 5, 7, 9, 11, 11, देखो 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है, 13, 15 यहाँ नहीं है, 13, 15 यहाँ नहीं है, यानी ए इंटरसेक्शन सी है सिर्फ 11। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, डी के साथ, तो डी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, डी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 15, 17। तो अब मैं इन दोनों सेट का अगर इंटरसेक्शन पूछूं, दैट इज ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, गुरुजी कहो कुछ भी तो कॉमन नहीं है, यानी 5, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब खोखला, खोखला मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब 5, डन है। चलो बाकी के आप कर लेना होमवर्क में, बाकी के आप कर लेना होमवर्क, ठीक है। बी इंटरसेक्शन डी निकाल लोगे, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लोगे, इसको कैसे करोगे, पहले निकालना बी यूनियन सी, फिर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन करा देना। चलो अच्छा एक यहां से नई डेफिनेशन आती है, क्या नई डेफिनेशन आती है, डिसजॉइंट सेट। दो सेट को डिसजॉइंट कहा जाएगा अगर उनका इंटरसेक्शन 5 है, यानी अगर ए और बी का इंटरसेक्शन 5 है, यानी अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, दीज आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जैसे वो और आप डिसजॉइंट सेट है, आपके और उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि ये ओवरलैप ही नहीं कर रहा है, जब ओवरलैप नहीं करेंगे तो कॉमन एरिया कहां से आएगा, और जब कॉमन एरिया नहीं होगा तो ऐसे सेट्स को लाला बोला जाता है डिसजॉइंट सेट। ठीक है, अपना एग्जांपल से याद रखो कि आप और वो डिसजॉइंट सेट है, आप और वो डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि आपके और उसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ऐसे दो सेट्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अगर उनका इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, खोखला है, नल है, वॉइड है। चलो सवाल, बिल्कुल सवाल तो होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर डिसजॉइंट, आपको बताना है इसमें से कौन से पेयर डिसजॉइंट है। यहां लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4 और दूसरा सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स 6 से तो छोटा होगा बट 4 से बड़ा होगा, तो वो कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4, 5 एंड 6। बट अब देखो क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है, देखो 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, देखो 4 यहां भी है और 4 यहां भी है, तो आप लिखेंगे अगर मैं इस सेट को मान लूं ए, अच्छा ऐसे रहने दो, तो मैं लिखूंगा कैसे करके लिखूं बताओ,
कैसे करके लिखूं? मैं लिखूंगा, देखो 4 यहां भी है, 4 यहां भी है, तो आप लिखो दिस इंप्लाई नॉट डिसजॉइंट सेट्स, नॉट डिसजॉइंट सेट, ठीक है, नॉट डिसजॉइंट सेट। अच्छा यहां देखो, x इज एन इवन इंटीजर, मतलब इवन इंटीजर है, मतलब 2 4 6 8 10 12 ये सारे इंटीजर्स, डन है। और x इज एन ऑड इंटीजर, मतलब 1 3 5 7 9 11। अब क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? क्या इनके बीच में कुछ कॉमन है? इंटरसेक्शन आएगा 5, इंप्लाई डिसजॉइंट सेट, यानी इनके बीच में कुछ भी कॉमन है ही नहीं। आप खुद सोचो भैया, यहाँ पे सारे इवन नंबर्स हैं, यहाँ पे सारे ऑड इंटीजर है, कोई नंबर ऐसा मुझे बता दो जो इवन भी है और ऑड भी है। ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इवन के साथ साथ ऑड भी हो या ऑड के साथ साथ इवन हो। मतलब इवन सेट्स ऑफ इंटीजर्स एंड ऑड सेट्स ऑफ इंटीजर्स में नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब उनका इंटरसेक्शन 5 है। और जैसे ही 5 हुआ मतलब दोनों के सेट कैसे हो गए? डिसजॉइंट सेट्स हो गए, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। डिफरेंस ऑफ सेट, ये एक और ऑपरेशन है, डिफरेंस ऑफ सेट। मतलब डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस करना, यानी a माइनस बी। कैसे करके डिफाइंड होता है? वो सारे एलिमेंट्स a के जो b में नहीं है। गुरुजी हमको नहीं आ रहा समझ में, देखो रिप्रेजेंटेशन समझो पहले। a में से b माइनस करना है, तो अगर a में से b माइनस करना है, अगर a में से b माइनस करना है, तो a के वो सारे एलिमेंट्स ले लो, a के वो सारे के सारे एलिमेंट्स ले लो जो b में नहीं है। मतलब ऑल दोज x विच आर इन a बट नॉट इन b। डेफिनेशन पढ़ो, a माइनस b इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ a विच डू नॉट बिलोंग्स टू b। मतलब अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8, डन 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 डन। बी सेट है मेरे पास लाडले 2 3 4 एंड 8। मुझे निकालना है ए माइनस बी, तो कैसे करके निकालूंगा समझो। मैं ए में से, देखो पहले ए है बाद में बी है, मतलब माइनस कौन हो रहा है? माइनस हो रहा है बी। माइनस कौन हो रहा है? माइनस हो रहा है बी। माइनस कौन हो रहा है? माइनस हो रहा है बी, यानी ए माइनस बी निकाल रहा है, तो माइनस हो रहा है बी। तो ए में से बी के एलिमेंट माइनस कर दो, तो देखो ए में से बी के एलिमेंट, तो बी में कौन है? 2 3 4, तो 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, बाकी के बचे सब आएंगे 1 5 6 7। समझ में आया? तो अगर a माइनस बी लिखा है, यानी जो पहले लिखा है उसमें से दूसरे वाले माइनस कर दिया करो, उसमें से दूसरे वाले माइनस कर दिया करो। वेन डायग्राम पे देखना है इसको, चलो वेन डायग्राम पे दिखाते हैं इस चीज को, वेन डायग्राम पे दिखाते हैं कि गुरुजी वेन डायग्राम पे इस चीज का क्या मतलब है। तो सपोज दो सेट है मेरे पास दो सेट हैं, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट बी, दिस इज सेट बी, ठीक है। लेट दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। मुझे a माइनस बी दिखाना है, मुझे a माइनस बी दिखाना है, यानी a में से b वाला पोर्शन हटा दो गुरुजी, मतलब ये वाला रीजन है ना, ये हटा दो, ये सब हटा दो, तो सिर्फ ये वाला रीजन बचेगा, ये वाला। गुरुजी कलर करके दिखा दो ना, हम कहेंगे लो बेटा कैसी बात करी आपने। तो जो a माइनस बी होगा, जो a माइनस बी होगा वो ये होगा, this is a minus b, this is a minus b, this yellow region is denoting a minus b, this yellow region is denoting a minus b। सही है। अच्छा अगर b में से a माइनस करता तो ये वाला रीजन आ जाता, b में से a को माइनस करता तो b का वो रीजन आ जाता जो a के साथ कॉमन नहीं है। चलो सवाल देखते हैं, कुछ सवाल देखे जाते हैं, क्या सवाल है देखते हैं। एक्स सेट है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, बाई सेट है जिसमें एलिमेंट है एफ बी डी जी। मुझे निकालना है एक्स माइनस वाई, यानी एक्स में से बाई के एलिमेंट हटा दो, तो मैंने देखा एक्स में ए बी सी डी है। अच्छा
और बाई में क्या है एफ, एफ इसमें नहीं है तो कैसे हटाऊं, बी इसमें है, बी इसमें अभी है तो बी हटा दो भैया, डी इसमें है, डी इसमें भी, डी हटा दो, क्या बचा ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी आ गया। अब निकालना है बाई माइनस एक्स, तो अब बाई के एलिमेंट पे फोकस करो और बाई में से एक्स की हटा दो, तो एफ है इसमें नहीं है, बी है तो बी हटा दो, डी है डी हटा दो, जी नहीं है तो एफ बाई माइनस एक्स क्या बचा, बाई माइनस एक्स बचा एफ कॉमा जी। सही है, सही है यहां तक। चलो दूसरा पूछा है एक्स इंटरसेक्शन बाई, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो गुरुजी बी और डी और बी और डी, तो कॉमन एलिमेंट आए बी कॉमा डी, बी कॉमा डी। डन है, समझ गए कि डिफरेंस कैसे करके निकालते हैं। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, ये इनका एक इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। कार्डिनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी, और कहीं कहीं ए प्लस बी से भी डिनोट कर देते हैं। इंटरसेक्शन यूनियन का उल्टा, या सॉरी सिंबल का उल्टा है, वैसे मीनिंग में उल्टा नहीं है, और डिफरेंस ए माइनस बी। ठीक है, चलो आखिरी टॉपिक बचता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आखिरी टॉपिक बचता है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। वो वाला कॉम्प्लीमेंट नहीं है कि हमने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, नहीं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का क्या मतलब है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये है कि आपके पास कोई एक सेट है और तो उसका कोई यूनिवर्सल सेट भी होगा, तो अगर आपको सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन में सॉरी उस यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर दो, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज नथिंग, इट इज द डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड दैट सेट। यानी क्या मतलब भैया, मतलब भैया ये कि यूनिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज यू माइनस ए। पहली चीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से, कहीं कहीं ए कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। तो ए डैश का मतलब है यू में से ए को माइनस कर देना। अब यू में से ए को कैसे माइनस करेंगे, ये आपको आता है कि यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, यानी x बिलोंग्स टू यू बट x डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया, समझ में आया। डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से। डिनोट किससे करते हैं, ए डैश से। चाहो तो डेफिनेशन पढ़ लो, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी द सबसेट ऑफ ए, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। यानी कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू में से माइनस कर दो। तो ये जो लाइट ब्लू कलर से एरिया शेडेड है, ये वाला ये कहलाएगा ए डैश, ये कहलाएगा ए डैश। चाहो तो इस डायग्राम को मैं दोबारा बना सकता हूं आपके लिए, ओनली फॉर यू। मेरे पास एक सेट है, मेरे पास एक सेट है, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए। अगर ये ए है और ये यू है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए लाडलो, मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट किसका, ए का। तो मैंने कहा अगर आपको भैया ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यू में से इसको माइनस कर दो। तो अगर यू में से ए को माइनस करेंगे तो ये बाहर वाला पूरा एरिया बच जाएगा, दैट इज दिस। यानी जो येलो कलर का रीजन है ना, ये दिखा रहा है ए डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग, इट इज द डिफरेंस ऑफ यू एंड ए, दैट इज यूनिवर्सल सेट एंड सेट इटसेल्फ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक सेट है 1 3 5 7 9। आपको निकालना है ए डैश, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए डैश। तो ए डैश का मतलब है यू में से ए को माइनस करो। तो जब यू में से ए को माइनस करेंगे तो यू में से ए के एलिमेंट हटा दो, तो 1 3 5 7 हटा दो, 1 हटा दो, 3 हटा दो, 5 हटा दो, 7 हटा दो एंड 9 हटा दो, बचे हुए सारे लिख दो। तो दैट इज 2 4 6 8 एंड 10। दिस सेट इज द ए कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है सीधे सीधे कि उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दो प्रॉपर्टीज तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉस। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉस क्या कहते हैं कि अगर आप किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालते हो तो यूनियन आ जाता है। मतलब ए यूनियन ए डैश बराबर क्यू, यानी ए का यूनियन, देखो ए का मतलब ए सेट और ए डैश का मतलब उसका बाहर वाला, और जब दोनों को जोड़ दोगे तो यू बन जाएगा। दूसरा, अगर ए का इंटरसेक्शन लेते हो ए डैश के साथ तो फाई आता है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन लॉ।
मैनी 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 वेरी 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 टू मच टू मच टू मच टू मच इंपॉर्टेंट, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कभी कभी सीधे सीधे ऐसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डी मॉर्गन लॉ, कभी कभी ऐसे करके पूछ लेगा कि ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा क्या ये डी मॉर्गन लॉ है, ट्रू फॉल्स एक्स वाई जेड, किसी भी फॉर्मेट में ये सवाल बनता है। क्या है डी मॉर्गन लॉ? क्या है डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन लॉ है कि ए यूनियन बी का डैश, यानी ए यूनियन अगर बी का डैश निकालें तो ये कैसे करके खुलता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन में। वहीं अगर ए इंटरसेक्शन का डैश निकालूं तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यूनियन में। याद रखना, दोनों को मिला के डी मॉर्गन लॉ बोला जाता है। सिंपल कैसे करके याद रखोगे, याद रखना, यूनियन का डैश निकालोगे तो वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरसेक्शन का डैश निकालोगे तो वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। डन है? यानी ये यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अगर इंटरसेक्शन का निकालें तो ए डैश यूनियन बी डैश। तीसरी प्रॉपर्टी है भैया, दो बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी डैश का डैश बराबर ए होता है। फाई का डैश लें, यानी एम्प्टी सेट का अगर डैश लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो यूनियन होगा। एंड अगर यूनिवर्सल सेट का ही अगर कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो फाई होगा। ठीक है, चलो अब आपके सामने एक सवाल है, U बराबर एक सेट है, A बराबर एक सेट है, B बराबर एक सेट है, आपको वेरीफाई करना है A यूनियन B का डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो जब भी चीजें वेरीफाई करनी होती है हम क्या करते हैं, हम LHS लेते हैं, RHS लेते हैं। तो मैंने ले ली LHS, तो LHS से मुझे निकालना है A यूनियन B का डैश, तो पहले मैं निकालूंगा A यूनियन B। तो A यूनियन B क्या होगा, A और B के एलिमेंट्स का यूनियन, तो 2 4 6 8 और 2 3 5 7 का यूनियन क्या होगा, देखो 2 वहां से आ जाएगा 3, 3 के बाद कौन आएगा 4, 4 के बाद आ जाएगा 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड 8। दिस इज A यूनियन B। अब मुझे निकालना है इसका डैश, तो A यूनियन B का डैश का क्या मतलब होता है, इस U को, सॉरी इस सेट को U में से माइनस कर दो, दैट इज U माइनस A यूनियन B। यानी इस सेट को U में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 3 4 6 7 8, 2 3 4 6 7 8 ये सारे हट जाएंगे, तो कौन बचेगा 1, 9, 1, 9। यानी A यूनियन B डैश की जो वैल्यू है ना लाडले, वो है 1, 9। डन है, डन है। अब हम देखते हैं RHS, अब हम देखते हैं लाडले RHS। RHS कह रहा है भैया पहले A डैश निकालो, फिर B डैश निकालो, फिर उसका इंटरसेक्शन लो। चलो A डैश का क्या मतलब है, A डैश का मतलब है U में से A को माइनस करो, करो U में से A को माइनस करो। तो A में क्या क्या है 2 4 6 8, तो 2 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, तो कौन कौन आएगा 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। डन। अब निकालिए आप बी डैश, बी डैश का क्या मतलब है, बी डैश का मतलब है U में से B को माइनस करो। तो जब U में से B को माइनस करोगे तो 2 3 5 7, 2 हटाओ, 3 हटाओ, 5 हटाओ, 7 हटाओ, तो कौन आएगा 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब करना है इनका इंटरसेक्शन, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यानी इन दोनों सेट में क्या कॉमन है, तो देखो 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज 1, देखो यहाँ भी 1,9 है, यहाँ भी 1, सिंस LHS बराबर RHS, आप यहाँ देखो यहाँ भी LHS में वही एलिमेंट है, RHS में भी वही एलिमेंट है, दिस इंप्लाई A यूनियन B डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। डन है। देखो हमने क्या करा, हमने पहले LHS कैलकुलेट की, यानी हमने LHS में देखा ये यूनियन B डैश में ये एलिमेंट है, उसके बाद हमने RHS निकाली, और RHS निकालने के लिए मुझे पहले A डैश निकालना पड़ा, फिर B डैश निकालना पड़ा, फिर मैंने उसका इंटरसेक्शन निकाला और मैंने देखा दोनों में सेम ही एलिमेंट है, और जब दोनों में सेम ही एलिमेंट है इसका मतलब A यूनियन B डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश। डन है यहां तक। चलो एक आखिरी सवाल और देखते हैं, ड्रॉ एप्रोप्रिएट बेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग, यानी आपको A यूनियन B डैश का बेन डायग्राम बनाना है, तो कैसे करके बनाएंगे बेन डायग्राम, चलो देखते हैं। तो जब भी आपको बेन डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले आप क्या बनाओ, एक यूनिवर्सल सेट।
सबसे पहले क्या बनाओ आप, एक यूनिवर्सल सेट, यानी सबसे पहले ए यूनियन बी को दिखाओ, क्योंकि देखो डैश पे जाने से पहले, पहले ए यूनियन बी दिखाओ। तो मैंने दो सेट मान लिए, दो सेट मान लिए, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट यू। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसमें ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कौन सा रीजन कलर करूं, बताओ भाई कौन सा रीजन कलर करूं। तो आप कहोगे गुरुजी ए यूनियन बी मतलब ए और बी का कंबाइंड रीजन, ए और बी का कंबाइंड रीजन मतलब प्लस वाला, मतलब ये वाला रीजन भी आएगा, ये भी आएगा, ये बीच वाला भी आएगा और ये छुटकू फुटकू भी सब आएंगे। यानी ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर से रीजन को मैंने क्या क्या रहा है, सीड करा है, फिल किया है, ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। बट हमें तो चाहिए भैया डैश, तो हम कहेंगे चलो अब डैश की बारी आती है, अब डैश की बारी आती है, अब डैश की बारी आती है। तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यू। तो डैश का क्या मतलब है गुरुजी, डैश का क्या मतलब है, यानी ए यूनियन बी का डैश का क्या मतलब है, डैश का मतलब होता है यू में से माइनस कर दो। अब देखो यू का मतलब है ये पूरी आउटर बाउंड्री, यू का मतलब है ये पूरी की पूरी आउटर बाउंड्री, उसमें से ए यूनियन बी माइनस करूंगा मैं, मतलब ये वाला रीजन माइनस करूंगा मैं, तो बाहर बाहर का नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। यानी ए यूनियन बी डैश में जो रीजन कलर होगा वो होगा ये बाहर वाला, वो होगा ये बाहर वाला। तो ये जो पिंक कलर से रीजन शेड हुआ है ये कौन सा है, ए यूनियन बी का डैश, सही है। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। यहां पे जो रीजन कलर करना है वो करना ए डैश, उसका इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। तो पहले ए डैश को फिल करो, फिर बी डैश को करो, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालो, चलो करो। तो पहले ए डैश इसमें बनाएंगे, फिर इसमें बी डैश बनाएंगे और फिर इसमें इसका इंटरसेक्शन दिखाएंगे, सही है। चलो तो इनके अंदर दो क्या बना, लड्डू बना लो, पहला लड्डू दूसरा लड्डू, यानी सेट ए सेट बी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, सिमिलरली दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट बी, सही है। चलो तो मैं इसमें रिप्रेजेंट करूंगा ए डैश, इसमें रिप्रेजेंट करूंगा बी डैश, दैट दिस इज सेट ए, this is set B, this is U, this is set A, this is set B, this is U, this is set A, this is set B and this is U। तो आप मुझे बताओ जल्दी से, मुझे A डैश चाहिए। अब A डैश का क्या मतलब होता है, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट्री डैश का क्या मतलब होता है, U में से माइनस कर दो। तो अगर A डैश चाहिए तो U में से इसको माइनस करूं, तो जब इसको माइनस करूंगा तो इस A को छोड़ के सारा रीजन, इस A को छोड़ के सारा रीजन, तो ये बाहर का सारा आ जाएगा और ये आ जाएगा। देखो A को मैंने छोड़ दिया और बाकी मैंने सारा रीजन फिल कर दिया। अब अगर मुझे B डैश चाहिए तो भैया B वाला रीजन छोड़ दो, तो ये वाला और ये वाला आ जाएगा। देखो मैंने B को छोड़ दिया, बाकी ये सारा कर दिया। अब मुझे चाहिए इनका इंटरसेक्शन, यानी अब मुझे चाहिए A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अब मुझे चाहिए इनका इंटरसेक्शन। तो कैसे करके निकालेंगे इंटरसेक्शन, यानी A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब मुझे ये बताओ इस फिगर में और इस फिगर में कौन सा रीजन कॉमन है, तो देखो बाहर बाहर का रीजन दोनों में कॉमन है, यानी बाहर बाहर का मतलब ये वाला, ये जो येलो कलर से रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए डैश बी डैश से। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, क्या आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, देखो यहां जो रीजन शेड हुआ है वही रीजन यहां हुआ है। ये तो मुझे पहले से ही पता था। गुरुजी आपको पहले से कैसे पता था, क्योंकि मेरे पास एक लॉ है, दैट इज डी मॉर्गन। ओ भाई साहब क्या मस्त लग रहा है, क्या मस्त लग रहा है। एक मेरे पास लॉ है दैट इज डी मॉर्गन लॉ, और डी मॉर्गन लॉ पहले ही कहता है कि ए यूनियन का बी डैश जो होगा वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। तो जो रीजन यहां शेड होगा वही रीजन तो यहां होगा। तो ये बात तो मुझे पहले से पता थी, बट डायग्राम की हेल्प से ऐसे करके दिखाएंगे। तो अगर किसी भी डी मॉर्गन लॉ या किसी भी प्रॉपर्टी या किसी भी सेट या किसी भी इंटरसेक्शन यूनियन का वेन डायग्राम बनाने को कहे तो इस तरह से आप बना दोगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आप कैसे करके बनाओगे इसको, ये नहीं कि वाटर कलर फिल करने बैठ गए, नहीं, सिंपल पेंसिल से या पेन से शेड कर देना, ठीक है। कि कुछ कहा गुरुजी पीला कलर भरेंगे, गुरुजी ब्लू कलर, नहीं नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। चलो तो इसी के साथ ये चैप्टर यहां होता है समाप्त। अब बात आती है समरी की। मैं पूरा का पूरा चैप्टर 2 से 3 मिनट में आपको रिवाइज कराता हूं वर्बली, ठीक है। समझो, जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट करा था अभी,
तो सबसे पहले हमने समझा था सेट क्या होता है। तो मैंने कहा सारे कलेक्शन सेट नहीं होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या कहा जाता है मैथमेटिक्स में, सेट्स कहा जाता है। हमने ढेर सारे एग्जांपल देखे। अब जब हमने सेट को पढ़ लिया तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करें, उसको दर्शाएं कैसे, उसको दिखाएं कैसे, तो उसके लिए हमने दो फॉर्मेट पढ़े, पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में चीजों को कोमा लगा के और क्लोज ब्रेक कर्ली ब्रेकेट लगा के क्लोज कर दिया जाता था, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी के बेस पे सेट को लिखा जाता है। इसके बाद हमने इन पे बेस्ड क्वेश्चंस किए, सेट बिल्डर फॉर्म पे, रोस्टर फॉर्म पे। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने देखा टाइप्स ऑफ सेट। जब टाइप्स ऑफ सेट की बात आई तो हमने टोटल 6 तरह के सेट पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट के दो नाम और थे, नल सेट एंड वॉइड सेट, और एक मैंने नाम और दिया है, मेरे लाडलों ने नाम और दिया, डेट इज खोखला सेट, यानी एक ऐसा सेट जिसमें कुछ है ही नहीं और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाइव से या फिर सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, फिर हमने देखा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट एंड सिंगलटन सेट यानी मैं, और इसके साथ साथ हमने देखा कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट्स क्या होते हैं। फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, हमने देखा सबसेट क्या होता है, यानी सेट का बच्चा, सेट का ही एक बच्चा, सेट का ही एक पार्ट। तो अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी, एंड बी सेट इज नोन एज द सुपर सेट ऑफ ए। तो जो छोटा वाला है उसको सबसेट कहा जाता है, जो इसका पार्ट है, जो बड़का है, जो बड़ा वाला है, इसको सुपर सेट कहा जाता है। फिर हमने सबसेट पढ़ लिया, फिर हमने प्रॉपर सबसेट देखा, फिर हमने देखा टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, तो हमें पता चला वो 2 की पावर n होते हैं। फिर हमने देखा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, वो हमने देखा 2 की पावर n माइनस 1 होते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर हमने देखा इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज क्या होता है, सेमी ओपन क्या होता है, और जो सबसेट आए अगर उन्हीं का एक सेट बना दिया जाए तो उसको कहा गया पावर सेट। थोड़ा सा और आगे बढ़े, फिर हमने देखा ऑपरेशन ऑन सेट, यानी यूनियन देखा, इंटरसेक्शन देखा, डिफरेंस देखा। यूनियन का मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स, कंबाइंड एलिमेंट प्लस एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन देखा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। फिर हमने देखा डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि ए माइनस बी, मतलब ए के वो सारे एलिमेंट्स ले लो जो बी में नहीं हो, बी माइनस ए, बी के वो सारे एलिमेंट्स ले लो जो ए में ना हो। हमने इनको वेन डायग्राम की हेल्प से समझा। फिर हमने देखा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और फिर हमने देखा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, और फिर देखी कुछ प्रॉपर्टीज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आए हमारे डी मॉर्गन लॉस। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए और वेन डायग्राम पे डी मॉर्गन लॉ को कैसे करके रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा। ये रहा पूरे चैप्टर का निचोड़ इतने शब्दों में। अब बात आती है होमवर्क की। क्या गुरुजी होमवर्क भी दोगे? हाँ बेटा। तो होमवर्क ये है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, यानी ए सेट का पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे अगर ए 5 है। मतलब ये पूछा है एम्प्टी सेट के जो पावर सेट बनेगा उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे और हम आपके आंसर का करेंगे इंतजार। हम आपके आंसर का करेंगे इंतजार कि 5 यानी एम्प्टी सेट के टोटल कितने सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए इसी के साथ ये क्लास होती है समाप्त, और यहीं पे हो समाप्त होता है सेट चैप्टर का पूरा कंप्लीट वन शॉट। आगे के वन शॉट, आगे रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और जितने भी चैप्टर हमारे क्लास 11th के हैं, ये सीरीज इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी, और आप भी इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए, प्यार बनाए रखिए। मिलेंगे हम सभी लोग अगली क्लास में, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सभी बच्चों को गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।